अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह भी बड़ी गर्म सुबह है, बड़ी गर्म शदीद गर्मी है भाई। और इसी बात से आगाज़ कर लेते हैं कि देखें, एहसास करें। और 42 डिग्री सेंटीग्रेड कल के दिन में 42 रिकॉर्ड हुआ। 42 ये मैंने आके यहाँ सीखा है इस्लामाबाद में। 42 43 ये उर्दू की गिनती के यहाँ पर 43 हाँ 43 असल में 43 बिल्कुल हाँ। और 42 डिग्रीज कल रहा और फ्लक्चुएट होता रहा। आधे मुल्क में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसमें कि लोड शेडिंग की शदीद, जिसको कहते हैं कि आमद हो चुकी है। और I8 सेक्टर मिसाल के तौर पे अभी हमें हमारी टीम के एक शख्स ने बताया कि I8 सेक्टर में कल रात 11 बजे से आज सुबह 5 बजे तक बिजली नहीं थी। आपके घर में कितनी देर नहीं थी? 4:30 बजे से लेके और तकरीबन 9 बजे तक। तो देखें, ये 5-5 घंटे की 4-4 घंटे की लोड शेडिंग। वो कोई फॉल्ट हुआ था, मैंने पता किया। हाँ, ये फॉल्ट हो गया। फॉल्ट भी ऐसे टाइम पे होने होते हैं ना, ऑफिस के लिए निकलना हो, बिल्कुल टेंशन का टाइम, भागदम दौड़म है। और लेकिन एहसास की बात जब हम कर रहे हैं तो वो इसलिए करेंगे, देखें जितनी देर से गर्मी आई है, मतलब अच्छा खासा जून तक मौसम जो है वो बेहतरीन चलता रहा। कभी एक दिन बारिश, कभी दूसरे दिन बारिश। अच्छा गुजरा था रमजान जबरदस्त गुजरा। लेकिन अब जितनी देर से गर्मी आई है उतनी शिद्दत से आई है। और मेरे गांव में गर्मी सॉरी बताया ना, मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे गांव में गर्मी आई है, ये वाला गाना। वो एक वो भी था ना कि वो अच्छा, बल्कि वो तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, गाँव में बिजली आई किसने देखी? नहीं आई ना। अच्छा, गाँव में बिजली आई तो किसने देखी भाई? आई नहीं तो कैसे देखेंगे? लेकिन एहसास की बात जब हम कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि देखें, बहुत सारे आपके इर्द गिर्द लोग होंगे जो कि शदीद गर्मी में आपको बैठे नजर आएंगे। उनके चेहरा आपको बता देगा कि वो तकलीफ में। और अगर आप किसी एसी के कमरे से प्रिविलेज्ड इनफ हैं कि एसी के कमरे से निकले हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं, उधर भी एसी है, तो ज़रूर इन लोगों का ख्याल रखें। एक तो आमदनी, वैसे लोगों की जेब पर बड़ा बोझ है, ऊपर से इतनी शदीद गर्मी। तो कोशिश करें कि अपने घरों के बाहर परिंदों का खास तौर पे बड़ा ख्याल करें। घरों के बाहर बर्तन में पानी रख दें और उसको फ्रेश भी किया करें, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि कुछ जानदार भी ऐसे हैं जो कि सूंघ लेते हैं पानी की फ्रेशनेस। ये मुझे किसी वेट डॉक्टर ने बताया था कि बिल्लियां जो हैं वो पानी अक्सर पड़ा होता है अपने बर्तन में, वो नहीं पिएंगी क्योंकि वो और बार बार उसके पास जाती हैं, फिर वो आती हैं, फिर जाती हैं, फिर वो आती हैं, तो पानी को बदलना होता है, वरना वो देखें काई जम जाती है जिसके तरह कहते हैं, तो ऊपर वो फंगस जो है वो आ जाता है। तो पानी बदलें, परिंदों का ख्याल करें, इंसानों का ख्याल करें। वो छोटी छोटी बॉटल्स जो होती है ना, वो ले लें और उसमें बर्फ जमा कर रख लें और फिर निकले और गाड़ी में रख लें। क्या फर्क पड़ेगा आपको? ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हमारे जो हैं वो शदीद गर्मी में खड़े होते हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो फ्लो से चलती रहे, तो उनका बहुत ख्याल करें। और थोड़ा सा गुस्से पर भी काबू रखें। कल यहाँ इस्लामाबाद में एक ज़रा सिचुएशन सी थी, तो वहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे और लोगों को वो कर रहे थे कि भाई इस तरफ से गुजरें, इस तरफ से गुजरें। तो लोग ज़ाहिर है वहाँ पर रश बन गया। एक ट्रैफिक सिग्नल नहीं काम कर रहा था, अक्सर नहीं कर रहा होता है इस्लामाबाद में, लेकिन रश बन गया। लोग बार बार शीशा उतार के पूछे क्या बात है, क्या हो रहा है इधर, क्यों हो रहा है इधर? भाई थोड़ा सा काम डाउन। वो भी ड्यूटी कर रहे हैं, वो खड़े हैं। अगर आपको नजर आ रहा है कि वो कर रहा है तो निकालेगा आपको वहां से, उस रश में फंसने नहीं देगा। बस थोड़ा सा वो खुद बाहर निकल के आप कुछ उसकी मदद कर दें हाँ। या वैसे ये काम करते हैं, वैसे मैं तो वैसे काम करते हैं मामले में बिल्कुल मैं कहता हूँ भाई बाहर निकलो, और गलत कोई आ रहा है तो फिर मैं उसके आगे खड़ा हो जाता हूँ। कई मरतबा मैंने ऐसे किया है माशाल्लाह कि गलत तरफ से कोई गाड़ी आ रही है, मैंने अपनी गाड़ी को छोड़ा वहीं पे और जाके उसके सामने खड़ा होगा कि भाई मैं तो आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ, आपको पीछे जाना पड़ेगा। उस पर बड़े खतरनाक मामला भी हो जाते हैं, लेकिन बस फटाफट भी हो जाए, बस हो जाए भाई, फिर हो जाए। ऐसी मेरे आगे से अगर कोई आए और मैं तो ज़रा अब गाड़ी से आप चल रहे नहीं उतर सकते, तो मैं उसको बस इतना सा इशारा करती हूँ, कहाँ आ रहे हो, वो खामोश। ये जो मुंह में आती है ना ये सब एक्सपीरियंस करते हैं। फिलहाल मेरे मुंह में जो है वो आ रही है खामोशी से। साथ वाला आपको बैठ के देख रहा है गाड़ी में कि अब इसको आया हुआ है गुस्सा, लेकिन किधर आ रहे हो भाई? तो ये होता है। लेकिन ये है कि सब्र तहम्मुल रखें उन लोगों के साथ जो ड्यूटी पर आपको नजर आ रहे हैं और ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं। टेक्स टाइम, थिंग्स टेक टाइम टू बी स्मूदन्ड। तो इंतज़ार करें, हो जाएगा मामला सब ठीक। लेकिन गर्मी है, ना खुद गुस्सा खाएं, ना औरों पे गुस्सा निकालें और ना औरों को गुस्से दिलाएं। तो ये है। और थोड़ा सा लोगों का एहसास करें, ख्याल रखें, बहुत शदीद गर्मी। चलें जी, अब हम चलते हैं खबरों की तरफ। 60 सेकंड न्यूज़ दिखाते हैं आपको। सदर मुमलिकत ने जस्टिस फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी। लापता आबदोज टाइटन की तलाश जारी। आबदोज का पहला टेस्ट नाकाम और दूसरा मंसूख करना पड़ा था। कंपनी के साबिक मुलाजिम का इंकशाफ।
IMF प्रोग्राम इसहाक डार की अमरीकी सफ़ीर से किरदार अदा करने की दरख्वास्त बरतानवी हाई कमिश्नर से भी मदद तलब कर ली। PPP ने लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। PTI ने अरकान को जमात से अलहदगी की तरगीब देने पर परवेज़ खटक को शो कॉज दे दिया। एहसन रमज़ान ने एशियन अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप जीत कर तारीख रकम कर दी। चैम्पियनशिप जीतने वाले पहले पाकिस्तानी क्विस्ट बन गए। जो बाइडन ने चीनी सदर को डिक्टेटर करार दे दिया, चीन का शदीद रद्द अमल। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नई पाबंदियों की मंजूरी दे दी। और फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में ज़ोरदार धमाके से मुताद्दिद इमारतों में आग लग गई, 30 अफराद ज़ख्मी। नाज़रीन आपने देखी और मैं आपको शो कॉज दे दूंगा। क्यों? सही शो कॉज चल रहे हैं न्यूज़ों में आज हर तरफ शो कॉज चल रहे हैं, मुअत्तलियां चल रही हैं। शो कॉज का मतलब पता है क्या है? हाँ, अपनी रीजनिंग देना हाँ, कि आप उसका जो लफ्ज है वो क्या है? शो कॉज। शो कॉज, ये दोनों शो कॉज। रीजन बताओ। हाँ, वजह बताओ क्यों किया। शो करो अपना कॉज, यानी कि अपनी वजह कि तुमने एक काम क्यों किया। हाँ, अब हमने जो एक काम क्यों किया वो भी जरा बता दें। हमारे दो मेहमान साथ बैठे हैं, साथ मौजूद हैं, इसहाक और हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? थम्स अप। हाउ आर यू? ठीक ठाक हो? सेट हो? शो कॉज, शो कॉज का पता है क्या होता है? अपनी वजह। हाँ, वजह बताओ, यहाँ पे क्यों आए हो? Why are you here? Show cause. Well, because I was invited here. ये बात हुई ना। I'm not here just for the sake of myself. I was invited here. Please do not try to be smart. ये बोला। बिल्कुल। हाँ भाई, आप यहाँ पर क्यों हैं? Because you guys invited me. हमने इनवाइट किया। Very good. Thank you. सही जा रहे हो आप लोगों को याद है ये वजह। शाबाश। इन्होंने इनवाइट किया था। अच्छा जी, चले खबरों की तरफ बढ़े। आपकी इजाजत है? आपको गर्मी लगती है? गर्मी ज्यादा लगती है या सर्दी? बिजली थी घर में या नहीं थी? क्या हम लोग जहाँ पर स्टे कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग थोड़ा सा मैं भी एक अपनी तरफ से एक न्यूज़ बोलता हूँ कि ओल्ड एयरपोर्ट एरिया के अंदर जो है वहाँ पर बिल्कुल रात के वक्त एक भी बिजली का थोड़ी सी भी बिजली नहीं थी। अच्छा। और साथ ही साथ हालात ख़राब थे। जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर जो है नई शिफ्टिंग की गई है, तो इसीलिए वहाँ पर जो है लाइक AC वगैरह वो इंस्टॉलमेंट करेंगे वो लोग बाद में, और UPS एक्सेट्रा। और मुश्किल से वहाँ पर 2 घंटे बिजली होती थी, वो भी सेलेक्टेड। 10 मिनट बिजली होती थी फिर चली जाती थी, 20 मिनट होती थी फिर चली जाती थी। इसकी वजह से हम लोग सही वहाँ पर इस तरह हालात सो ही नहीं सक रहे होंगे। सो तो बिल्कुल नहीं सके 4 दिनों से। आपकी तरफ क्या सूरत हाल है? मेरे लिए लाइक कुछ 2 या 3 या 4 घंटे के लिए आती है, फिर जो लाइक 2 घंटे के लिए चली जाती है, या फिर 1 भी घंटा हो सकता है। नहीं उससे कि क्या तुम्हारे साथ मसला है, क्यों तुम आना जाना कर रही हो? देखते हैं। मतलब पूछो उससे, आज मैं उनके समय उसके ना ऑफिस के सामने सबसे डीवियस वॉक करूंगा और कहूंगा एक और भी डैम बनाओ। हाँ, एक और भी डैम बनाओ। इधर लगे इतने ज्यादा ना देर रखे, सिर्फ 3 डैम है ना। कहाँ? सिर्फ पाकिस्तान में नहीं डैम तो है। डैम काफी है। कितने डैम है? काफी। अब तो खैर पहले जमाने में हम पढ़ते थे पता नहीं कितने 6 या 7 कितने डैम थे। बारान डैम, वर्सक डैम। तो अब क्या चाह रहे हैं? और डैम बनाया जाए? ओह यस। अब तो डैम बनाने में टाइम लगता है ना, कम से कम 10 साल तो लगेंगे। 10 साल तक बर्दाश्त कर लेंगे तब। आप वैसे हम ना विंड इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। विंड इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। हाँ। इंग्लैंड में ना सबसे बड़ी विंड इलेक्ट्रिसिटी टाइप चीज है ना, और उससे लाइक एक ना 10,000 या फिर मुझे नहीं याद, उससे भी ज्यादा ना उसे क्या कहते हैं, बिजली घरों को ना पावर करते हैं। वेरी गुड। हाँ। आजकल जो सबसे ज्यादा जो इमर्जिंग और सबसे ज्यादा आसान जो नया तरीका है इलेक्ट्रिसिटी का, वो न्यूक्लियर तरीके से है या एटॉमिक तरीके से है। सऊदी अरेबिया के अंदर यहाँ तक के प्लांट्स है जहाँ पर लाइक ऐसे भी बॉम्ब्स है सऊदी अरेबिया के पुराने, जो कि अभी इस्तेमाल तो नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुराने। तो उनका जो यूरेनियम होता है, इतना सा यूरेनियम एक पूरे शहर को जो है 24 आवर्स क्या करते हैं? बम है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, चलो बिजली बना दो। हाँ। तो आप न्यूक्लियर प्लांट्स बना सकते हैं वहाँ पर। वो बेचारा बम पड़ा फट जाए, इससे बेहतर उसको इस्तेमाल कर लो। यूरेनियम को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हम भी एटॉमिक पावर है। अगर इतना सा यूरेनियम हम लोग इस्तेमाल करके एक शहर को लाइट करवा सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत होगा। व्हाई नॉट? यस, व्हाई नॉट? हमारे पास क्यों बहुत होगा भाई? हमारे हम कोई नहीं तो हम एटॉमिक पावर है ना। नहीं वो तो हम एटॉमिक पावर है, हमारे पास पड़ा हुआ होगा यूरेनियम, थोड़ा इधर उधर होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, किसी अलमारी में रखा होगा। चलो निकलवाते हैं उनसे। लेकिन आपको हम बता दें कि एक और जो खतरे की घंटी है वो बज गई है।
पानी हमारे पास, हमारा जरिया जो है वो ग्लेशियर्स है, Yes. ऐसा ही है ना साहब? Yes. ग्लेशियर से पानी हमारे पास आता है, वो मेल्ट होते हैं। अब ग्लेशियर्स अगर जरा ज्यादा तेजी से मेल्ट होने लग जाए तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा अलार्म है जो मुसलसल घंटी की तरह बज रहा है हमारे सरों पे, लेकिन आलमी ज़मीर जो है वो बेदार नहीं हो रहा। तो चलो जब तक होगा तब तक हम उनको वापस ये हैमरिंग करते रहेंगे। साइंसदान मुख्तलिफ पेशगोइयाँ करके ख़तरे की निशानदहियाँ करते रहते हैं। अब आलमी सतह के साइंसदानों ने, एक टीम ने उनकी जो है वो पेशगोई की है कि हिमालयाज़ जो हमारा यानी कि ये सारा एरिया है हिमालयाज़, हाँ, उसमें मौजूद 75% ग्लेशियर्स जो है इस सदी के आखिर में पिघल जाएंगे कम्प्लीटली। मतलब 2100 तक, हाँ बिल्कुल, इस सदी के आखिर में जब 2100 तक 75% पिघल जाएंगे। और इसकी वजह से न सिर्फ खौफनाक सैलाब आएंगे बल्कि पहाड़ों में रहने वाले जो 2 करोड़ 40 लाख अफराद पानी की किल्लत का शिकार हो जाएंगे। यहाँ आपको ये भी बताऊं कि माउंट एवरेस्ट और K2 की पहाड़ियाँ जो हैं वो भी हिमालयाज़ का ही एक तसलसल है, वो भी हिमालयाज़ में ही आता है। और जो माउंट हिंदू कुश है उनका हिमालय का पहाड़ी सिलसिला अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। तो ये 3,500 किलोमीटर वसी है। और ये अब जितने जितने मुल्क मैंने बताए हैं, ये क्लाइमेट चेंज आने वाले सालों में, जिस तरह से उन्होंने कहा, इस सदी के आखिर तक इन सब कंट्रीज़ को इफेक्ट करेगा। तो 2100 तक ना, तो मैं तो नहीं होऊंगा मेरे ख्याल में उस वक्त तक। उस वक्त तक तो बना लो, उस वक्त तक तो रैम बना लो। बच्चे ने आइडिया दे दिया, कुछ तो सोचो। कह रहा है वो, इतना उसको समझ आ गई। हाँ, बिजली, जिंदगी आसान होगी और ऊपर से ना मसले भी नहीं होंगे। मसले भी नहीं, किस चीज के मसले? आखिर में मसले वापस आ जाएंगे। अगर ये पिघल गया तो फिर तो मसला होगा, लेकिन मैं तो उस वक्त तक जिंदा नहीं होऊंगा, मुझे तो लगता है। आपकी खुशी होगी, आप कबर के अंदर कितने साल के होंगे? कितने साल के बाद होगा ये? होगा अभी क्या चल रहा है 2023, ठीक है, तो ये 77 ईयर्स के बाद होगा। 2023 में होगा ये? नहीं, 2023 तो अभी चल रहा है ना, तो अब ये 77 ईयर्स के बाद होगा। उस वक्त तक तो आपकी बुजुर्गी होगी होपफुली। ऐसे मैं तो विश तो कर रहा हूँ ये क्या कि मेरी बुजुर्गी हो? नहीं, विश तो नहीं कर, मगर मैं उस वक्त तक तो लाइक एक और कंट्री में जाकर हमने स्टाइल देखो भाई, जिंदगी रहूंगा अमेरिका में, मैं तो हर दिन चीज बर्गर खाऊंगा। क्या खाओगे? चीज बर्गर। अमेरिका में चीज बर्गर खाऊंगा भाई उस वक्त जब बुजुर्ग हो जाऊं। पाकिस्तान में दांत होंगे, लेकिन दांत होंगे साथ। अभी कितने सालों के हो? यूं 11। तो 77 ईयर्स बाद ये कितने सालों का? 88। क्या होंगे? दांत होंगे मेरा ख्याल है। मसनूई लगा लेना उस वक्त तक, तो हो सकता है जवानी माइल लोगों को करने का भी सिलसिला अच्छा खासा शुरू लगाऊंगा। गोल्डन है? No, I'm not gonna put silver. I'm not cheap. I'm just gonna put on gold. गोल्ड। अच्छा, और आपने देखा किसी के दांत गोल्ड? देखे तो बहुत है अजीब से लगते हैं वैसे। जी, बहुत अच्छे। नहीं, लेकिन वो उसको अजीब नहीं लगता। हाँ, सही है। उसकी जिंदगी में जो प्लान्स है वो चीज बर्गर खाऊंगा। वो चीज बर्गर वाला है, तो वो गोल्डन दांत लगाएगा। चलो अगली खबर बताता हूँ मैं आपको, अगली खबर की तरफ चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी बिल्कुल सही है, AI। अब AI जो है वो बड़ी तेज़ी से मुख्तलिफ शोबों में इंसानों का मुतबादिल बनती जा रही है, इंसानों को रिप्लेस करती जा रही है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेनिस की दुनिया में भी एक इनकलाब बर्पा करने का इरादा कर लिया है। दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है IBM, उनके कंप्यूटर्स आते हैं। IBM ने ऐलान किया है कि विंबलडन चैंपियनशिप जो होती है, विंबलडन सबसे बड़ी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो कि बरतानिया में होता है, और उसमें AI के फीचर्स इस्तेमाल किए जाएंगे और मैच की जो हाइलाइट्स हैं उस पर कमेंट्री समेत कई दीगर फीचर्स होंगे। हाइलाइट्स पे कमेंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लगाई जाएगी। एक तो ये चीज़ होगी। फिर टेनिस में एम्पायर्स होते हैं और लाइन रेफरीज होते हैं जो देखते हैं कि बॉल लाइन से बाहर गिरी है या बॉल लाइन के अंदर गिरी है, उसकी बुनियाद पर फाउल और पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो लाइन रेफरीज जो है वो बड़ी अहमियत रखते हैं। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मुस्तकबिल में उनके लिए भी ख़तरा साबित हो सकती है, क्योंकि मर्दों का जो ATP टूर्नामेंट है उसके लिए 2025 में इलेक्ट्रॉनिक लाइन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी जो बताएगी कि गेंद का कितना हिस्सा लाइन के अंदर या बाहर था। तो जो अंपायर था लाइन का, उसकी तो जॉब गई। वो तो कहेगा भाई अब ये तो मशीन लगा दी है, अब आप मशीन से काम कर लेंगे, क्या करूं? तो अब वो मैं क्या करूँ, नहीं उसको कहेंगे खुदा हाफिज, अब आप जाएं कुछ और करें, टाटा बाय बाय, अब आप कुछ और करें। और ये जो सारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में कम से कम जो लाइन रेफरी है उसकी जगह तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ ही जाएगी। अच्छा। ये तो बस हो ही जाएगा। तो ये एक बड़ा अजीब सा मामला है। इसे कब रिप्लेस करेंगे? ये अभी 2025 में इन्होंने करना है, ये अभी 2 साल बाद। 2 years।
लाइन रेफरीज के पास 2 और साल हैं, फिर उसके खुदा बाद वो 2 हाफिज। साल तक दूसरी जॉब ढूंढ ले वो। अगर आजकल फिर भी देखा जाए तो बहुत सारे काम जो है फिर भी ले चुका है एआई। फॉर एग्जांपल आजकल जो चैट जीपीटी है फॉर एग्जांपल, हाँ। उसने जो है बहुत ज़्यादा हमारे काम आसान किया। अगर ऐसे हो या कुछ लिखाई हो या कोई आर्टिकल लिखना हो तो बस सिर्फ और सिर्फ वो की बातें बता दो, मेन पॉइंट्स वो कि खुद ही इन लिख देता है। पॉइंट्स के ऊपर इसको शुगर कोटेड अल्फाज के अंदर लिख लो, वो आपके लिए लिख लेगा, आपके लिए आसानी हो आपने कभी जाएगी। यूज किया अच्छे तरीके से? जब जल्दी से कोई एप्लीकेशन लिखना हो तो जी बिल्कुल अपनी थोड़ी सी चेंजेस कर लेता हूँ। आपने नहीं। देखा चैट जीपीटी नहीं किया? अच्छा साथ में है, इसी तरह अभी तो दूसरा मैं एसएस पर मैं इसका इस्तेमाल तो करूँगा। ठीक साथ है। में कुछ और भी आई है जिस तरह डॉली 2, ये सेम कंपनी का है जिसने चैट जीपीटी निकाला है। वो क्या करता है? वो जो है वर्ड से इमेज बनाता है। Okay. वो आप अपनी Pictorial इमेज type चीज़ हाँ है पिक्टोरियल वो। चीजें, आप अपनी इमेज को भी दूसरी इमेज बना सकते हैं। आप उससे कोई भी किस्म की इमेज, आप उसे जो है इमोजीज भी दे सकते हैं, वो उससे भी इमेजेस बना सकते चलो हैं। अब आप एक डॉली काम के बारे करना, में कल मुझे जब नहीं आप पता आए ना तो एक इमोजी बना के आना, शिफा का इमोजी बनाएंगे। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। सही है। देखते हैं शिफा का इमोजी कैसा लगेगा। ठीक है। पूरा नाम आपको मेरा याद है भाई? बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है, सही बात है। शिफा यूसुफजई। ये सब सही। ये सब सही, थोड़ा सा पुश्तून नाम है तो मेरे लिए आसान है। आपके लिए तो आसान है, हमारे लिए तो आम सी बात है। लेकिन ये कि वैसे आपका नाम अवैध मांगने वाला मांगने वाला मांगने वाला हाँ। आपका मुझे जो चीज मिलती है मांग लेता हूँ, लाओ इधर दो। हाँ नहीं, मंगल वाला सर जी का मंगल, मंगल पता है क्या होता अच्छा है? मंगल नहीं, हाँ? मंगल। हफ्ते के कितने दिन होते हैं? ओ हाउ मेनी डेज? 7। कौन कौन से उर्दू में बताना नाम? पीर, मंगल। मंगल। तो आप मंगल में आप क्या पैदा हुए थे? जी हाँ। ये वेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज आप मंगल को करते हो, इसलिए मंगल को मैं आपको काम बहुत करता हूँ। तो इसलिए आपको ना अवैध मंगल वाला के। यस। चलो जी अगली चलो, न्यूज़ की अच्छा, तरफ अगली आते खबर की तरफ हैं। फिर चलिए। ये मेरा बायोडाटा बाद में खोलना, सीवी जमा करा दूंगा, मेरी किताब दे दूंगा आपको, आप पढ़ लेना। बल्कि चैट जीपीटी से मेरी किताब लिख लो, एक उसमें मेरी सारी बातें लिख लेना। लिख लेना। बिल्कुल सही है। अब एक जो खबर 2 दिन से चल रही है वो है टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जाने वाली जो टाइटन आबदोज थी, वो खुद मलबे का ढेर बन सकती है, खुदा न खास्ता। अब उसकी तलाश जारी है, मगर उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ रही हैं क्योंकि टाइम जो है बड़ा गुजर गया है। 80 घंटे का ऑक्सीजन उनके पास था और अब तकरीबन 2 दिन तो गुजर ही गए हैं। अब टाइटन आबदोज के मुतालिक एक जिसको कहते हैं कि स्कैंडल भी सामने आया है एक तरह से, और कंट्रोवर्सी वाली खबर ये है कि मीडिया के मुताबिक आबदोज को तैयार करने वाली जो कंपनी है उसके एक साबिक मुलाजिम ने, अच्छा 80 नहीं 96 आवर्स की उसके पास। अच्छा 96 ऑक्सीजन, हाँ, आवर्स, बिल्कुल। अब जिसमें हमारे पास 48 घंटे तो गुजर गए, बहुत गुजर गए भाई अब तो। 48 गुजर गए और पीछे बच गए तकरीबन कोई 48 ही बच गए 48 ही बच जी। गए। अच्छा, अब वो जो कंपनी है बेसिकली जिसने ये आबदोज तैयार किया, उसका साबिक एक मुलाजिम था, उसने अपनी रिपोर्ट में इसकी सेफ्टी के मयार पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार कर दिया है, जिस पर कंपनी ने उसे मुलाजमत से निकाल दिया था। और साबिक़ मुलाजिम ने इन खदशात का इजहार 2018 में किया था और वो बता रहा था कि भाई ये चीज़ इसकी सेफ्टी में ये जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, कंपनी के मुलाजिम के तहफ़्फ़ुज़ात को उस वक्त दबा दिया गया था, लेकिन अब आबदोज जब लापता हुई है तो फिर उसकी रिपोर्ट का तज़किरा शुरू हो गया। ये भी बात की जा रही है कि जिसने इस आबदोज के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उसकी निशानदेही की थी, उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। जी जी। तो ये अब आप इस तरह करेंगे तो बाद में तो खतरे होंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है, आप दुआ करते हैं, हम भी दुआ गो हैं कि भाई जो लोग गए हैं वो सेफ्टी के साथ बाहर आ जाएं। उनके साथ कुछ कनेक्शन जुड़ने का कुछ था, जो कल रात से खबरें आ रही थी कि शायद सिग्नल कुछ कैच आवाजें आ रही थी, कुछ हाँ। सिग्नल्स आ रहे थे उधर, लेकिन उन्होंने कहा कि उन पर हम बहुत ज्यादा रिलाई करके बहुत ज्यादा होपफुल नहीं रह सकते। जरूरी नहीं है कि ये जो है सिलसिला ये वो बच लेकिन जाए। अब क्रिटिकल स्टेज में है ये, अब देखते हैं कि ये अब टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत गुजर गया है, ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम से कमतर होता जा रहा है। तो अब ये सही। सिचुएशन कहाँ जाती है ये देखना है। हाँ, बड़ा मसला है भाई, ये वाकई टेंशन की लेकिन बात है। टूरिज्म के हवाले से जब हम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ बातें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में जो कि किसी हद तक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक अनसेफ हैं। रिस्की है। मिसाल के तौर पे बताओ कौन सी ऐसी चीज़? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी जगह के अंदर ओशंस के अंदर स्कूबा डाइविंग करते हैं तो फिशेस का ख़तरा हो सकता है। अगर आप चीज़ें जिस तरह के लाइक हो सकता है, अगर आप बंजी जंपिंग या किसी किस्म की जंपिंग करते हैं रोप्स के साथ तो हो सकता है कि रोप फट जाए, बिल्कुल। हाँ। रोप फट जाए या आप बाउंस करके सीधा ज़मीन के पास गिर जाए। You understand? बहुत सारी चीज़ों के अंदर ख़तरे हैं, जिस तरह लाइक स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग, हाँ। यू अंडरस्टैंड। ये हो मुझे सकता है। खुशी हुई भाई, मैंने इसलिए पूछा बच्चों से कि अगर इनको एहसास है तो फिर आप लोगों को भी एहसास होना चाहिए। लेकिन फेल हो सकता है। थ्रिल तो जरूरी है ना।
जिंदगी में मजा आता है, थ्रिल। मुझे तो डर लगता है, मैं वैसे ही लोगों को उठा रहा हूँ। द थ्रिल। कौन है भाई? थ्रिल ऊपर से ये वो जरा नीचे तो थ्रिल क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लेस यू। ब्लेस यू नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इंग्लिश में बोलने के बजाय जो हमें नहीं तो अल्लाह तुम्हें बख्शे। नहीं तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह bless you भी। वो सिखाया था ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बिल्कुल। मैं बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी छींक आए क्या बोलना होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके जवाब में हाँ हाँ बोलो बोलो दोबारा बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी छींक आए ये बोलना होता है, ठीक है? तो जो भी सुनता है उसे क्या कहना होता है? यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्लाह। एक और हाँ 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 करो करो करो, वी आर वेटिंग। हाँ रोको नहीं नहीं आई नहीं आई नहीं। अभी, ये चलो कंफ्यूजन में है। आएगी तो बस एक हल्का सा ऐसे टैप करना, वील ऑल स्टार्ट लुकिंग एट यू। हाँ आ रही है, ये कंफ्यूजन में है नाजरीन मामला। ये तो पूरा प्रोग्राम का टाइम इसमें गुजर जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहना होता है, फिर उसके बाद यरहमुकल्लाह और फिर उसके बाद यहदिकुमुल्लाह। ये 3 स्टेप्स जो है वो बताए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा एक और शख्सियत का भी जिक्र करना है हमें आज, बड़ी अहम शख्सियत अमजद साबरी साहब। अमजद साबरी साहब जो हैं वो 22 जून 2016 को उन्हें शहीद किया गया था। अमजद साबरी साहब पाकिस्तान के बड़े मशहूर कव्वाल घराने से उनका ताल्लुक़ था, बहुत ही मशहूर कव्वाल थे। बड़े उन्होंने ज़बरदस्त कलाम जो हैं वो पढ़े हमारे लिए, और अक्सर रमज़ान ट्रांसमिशंस में भी और सारी जो जितनी भी महफ़िलें होती थी उनमें वो अपनी आवाज़ का जादू जगाते थे। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हर जगह पर उन्होंने परफॉर्म किया, अपनी आवाज़ का जादू जगाया। दुनिया भर में उनके मद्दाह मौजूद थे। और 22 जून 2016 ये वो एक ऐसा दिन था कि जिस दिन उन्हें शहीद किया गया था, और बहुत ही अफसोस का दिन था वो। और मुझे वो याद है कि उनके जो आखिरी अल्फाज थे ना वो क्या थे, जब वो उन्हें शहीद करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। वो एक आदमी सोच नहीं सकता, इमेजिन नहीं कर सकता ना कि मैंने ऐसा क्या किया। मैं तो एक फ़नकार इंसान हूँ, अपनी आवाज़ से लोगों का दिल बहला रहा होता हूँ। मतलब आप फॉर अ सेकंड आप ये सोचें कि आप रास्ते में घर से निकले हैं, कहीं जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं, कुछ भी है, एक गाड़ी आपको रोकती है और आपके सर पे बंदूक पकड़ लेती है, और आपको इतना मौका होता है कि आप ये सोच रहे हैं कि भाई वाई मी, तो आप क्या सोचेंगे कि अचानक सारी दुनिया चल रही है, मगन है अपने कामों में, एक कोई आता है आप ही को पकड़ के वो शूट करने के लिए तैयार है, तो आपके जहन पे क्या गुजरेगी उस वक्त? तो आप क्या सोच रहे होंगे? अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी और हम सबकी हिफाजत फरमाए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं कुछ कैरियर गाइडेंस के हवाले से। बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे कैरियर्स हैं जो कि चुने जा सकते हैं, और हम कुछ कन्वेंशनल कैरियर्स के बारे में तो जानते हैं, कुछ अनकन्वेंशनल कैरियर्स होते हैं। हमारी जो पूरी कोशिश है वो ये कि आपको डिफरेंट कैरियर्स से रोशनास कराया जाए और आगाही दी जाए। आज हमने जो कैरियर चुना है वो है जी नेवी। पाकिस्तान नेवी सफ़ेद यूनिफॉर्म में पहने हुए ऑफिसर्स हमें नज़र आते हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कमांडर फारूक खान साहब, और वो हमें बताएंगे कि पाकिस्तान नेवी में कैसे इंडक्शन होती है। जी फारूक साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज आपकी जिम्मेदारी है बड़ी अहम, कौन को आपने राग़िब करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और प्रेजेंटली आई एम लुकिंग आफ्टर पिंडी डिवीज़न। अच्छा, जितनी नेवी में इंडक्शंस हो रही हैं तो रिक्रूटमेंट आई एम लुकिंग इन रावलपिंडी। चले तो बस हमारे साथ इसहाक और हसनैन है। ओके, ये आपसे सवालात करेंगे, इन्हीं के सवालात होंगे, ठीक है, और आपके जवाबात होंगे। हम बस यहाँ बैठकर देखते रहेंगे। जी बॉयज़। जी भाई। जी सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। स्टडी सब कुछ तो हम पूछ लेंगे, बट बात असल में आती है कि जो मेन जो 3 पिलर्स हैं हमारे पाकिस्तान के आर्मी के नहीं बट पाकिस्तान की फोर्सेस की, वो है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, राइट? हम सबको पता है कि रिस्क कितना है आर्मी और एयरफोर्स में, हमें इसका पता है, पर नेवी के अंदर क्या ऐसे रिस्क हो सकते हैं, और अगर है रिस्क तो आपने क्यों चूज़ किया इस फील्ड को? अच्छा बेटा, थोड़ा सा अगर हम कुरानिक व्यूज़ ले ना, तो सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 936 उसमें है कि समंदर का एक शहीद खुश्की के 10 शहीदों के बराबर है। अच्छा।
और जिसका सर समंदर में चकराता है वो ऐसा है जैसे खुश्की में खून में लथपथ हो जाए। समंदर सी इज़ वेरी टफ जॉब। अभी जिस तरह साइक्लोन वगैरह आया था, आपने टीवी में देखा होगा जी, कि 30, 40, 50 फीट की जो वेव्स थी, वो जा रही जो थी। टाइड्स बन रही थी, वो चीज़ें आ रही थी। प्लस ये होता है कि व्हेन वी वर ऑन बोर्ड शिप्स, एक तो वेव्स बन रही हैं समंदर में, दूसरा सी के अंदर सी करंट्स बनते हैं, जो यू मूवमेंट होती है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, उसकी वजह से सी सिकनेस बड़ी फील होती है। यही वो वजह हैं जिसकी वजह से कहा गया है कि खुश्की की एक जंग जो है वो जो समंदर की एक जंग जो है वो खुश्की की 10 जंगों के बराबर है। हाँ, तो इसके लिए पढ़ना कितना पड़ता है और क्या क्या पढ़ना पड़ता है? जी, अच्छा, हमारी नेवी में जो मेन इंडक्शन है ऑफिसर्स की, दैट स्टार्ट्स आफ्टर FSC प्री इंजीनियरिंग। अच्छा, प्री मेडिकल हम लोग इंडक्ट नहीं करते हैं। रीजंस ये होती हैं कि आगे जितना भी है, हमारी जितने स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, आइदर दे विल गो BSMIS फ्रॉम नस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नस्ट, और मैनेजमेंट साइंसेस फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी। ओके। तो प्री इंजीनियरिंग मिनिमम मार्क्स 65%, हाइट 5'4", फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो हैं बेटा वो मस्ट होते हैं, ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी। अच्छा, और इसके इंडक्शन ये कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। जब भी ऐड आता है उसमें आप अपनी डेट एंड टाइम स्लॉट्स खुद ही सिलेक्ट करते हैं टेस्ट की, टेस्ट देते हैं। MCQ बेस्ड नंबर 1 होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, और जो वो क्लियर करता है उसका एकेडमिक, जो कि फ़िज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के बारे में होता है। अच्छा, जो बच्चे वो क्लियर कर जाते हैं उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है कि किन लोगों का मज़ीद प्रोसेस हम करेंगे। तो उसके बाद उनका इनिशियल मेडिकल, इंटरव्यूज़, फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, एंड देन दे विल गो टू ISSB, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। Alhamdulillah, I have served 5 years in ISSB also माशाल्लाह। as GTO. माशाल्लाह। तो I have a vast experience के किस तो ये किस्म थोड़ा के सा, हाँ, तो बच्चे। अब इस पे आए ना, जरा थोड़ा सा लोगों की मदद करें। लोग आ रहे हैं भाई, तो जो फिजिकल टेस्ट्स हैं उसके बारे में लोग बड़ा परेशान होते हैं, दौड़े लगा रहे हैं उनको। फिर किसी ने, मैं किसी से बात हुई, मैंने कहा यार दौड़ाते हैं आप, इतना दौड़ाते हैं कि वो बच्चा सुबह से दौड़ ही रहे। कहते हैं उसको कहें कि और भी बड़ी चीज़ें हैं, सिर्फ दौड़ ही नहीं है, फिटनेस की, खाना पीना, आई साइट्स वगैरह, तो वो ज़रा चीज़ें बताएं। फिटनेस में आप लोग एक्चुअली देखते क्या हैं और कराते क्या क्या हैं? थोड़ा सा मैम, हमारे आजकल की जो बच्चे हैं, मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं कि अगर हम उनसे पूछे कि विच स्पोर्ट्स डू यू प्ले, ओके दे से फुटबॉल, लेकिन कहाँ पे, PS पे, 4 पे या किसी और Xbox पे खेल रहे होते सही हैं। बात है। हमें अपने ग्राउंड्स आबाद करने की बेटा बहुत ज़रूरत है। जो फिज़िकल टेस्ट है दैट इज़ 1 माइल रनिंग इन 8 मिनट्स, ओके, 10 चिनअप्स, 10 पुशअप्स एंड 10 रीचअप्स। तो ये क्या होता है? रीचअप्स होता है कि आप जब सीधा लेट जाते हैं तो थोड़े से घुटने अपने फोल्ड करके ओके। सर के पीछे हाथ रख के आपने घुटनों तक सर लेकर उठना होता है जो, जी सही इस है। तरह का। 2-4 तो तो करेंगे। वो ऐसा चीज़ है कि अगर आप अपनी रूटीन में हाफ एन आवर भी अगर आप ग्राउंड्स को देंगे तो इसको क्लियर करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने मोबाइल पे और Xbox पे फुटबॉल खेलनी है तो फिर इट इज़ डिफिकल्ट। अच्छा, और साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जाहिर है। अच्छा, और वो एयरफोर्स में भी बड़ा होता है क्योंकि वो हवा है, आप किस तरह से साई की जहाज में बैठ के, वो सब चीज़ें। और नेवी में भी इसलिए होता है कि मीडियम डिफरेंट है, पानी है ना। एक्चुअली मैम, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो ये होता है कि दे आर टाइम बेस्ड। मिसाल के तौर पे यू आर कंप्लीटिंग अ सेंटेंस, तो वो थोड़ा सा सेंटेंस होता है, यू आर गिवन 9 to 10 सेकेंड्स, उसको आपने कंप्लीट करना होता है। अच्छा, तो प्रिपरेशन नहीं होती, वो आपके एक लाशऊर से एक चीज़ निकल रही होती है। और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं दे आर एक्सपर्ट, वो उनके सेंटेंस और जो तो भी उससे आप लोग ज़हनियत टेस्ट क्या कर रहे होते हैं? जहनियत में क्या चीज़ ऐसी है जो आप एक्चुअली कहते हैं मैम, कि होना चाहिए? जो हमें एक्चुअल में ज़रूरत है कि हमें एक तो ओरिजिनल बच्चे चाहिए जो सुपरफिशियल बच्चे नहीं हो, प्लस बच्चों का सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्लियर हो? ये बड़ा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। फैमिली एफिलिएशन और इस तरह की चीज़ें, वो मल्टीपल चीज़ें हैं। और साइकोलॉजिस्ट जो हैं दे आर एक्सपर्ट्स के। हसनैन, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल। और इसाक, सॉरी, हसनैन ने सवाल कर लिया था जी। इसाक, तो फिर जब आप लाइक नेवी बने थे ना, लाइक आप एक पार्ट बने थे
नेवी का, तो फिर उसमें लाइक सबसे ना टेरिफाइंग, लाइक सबसे हॉरिफाइंग पार्ट कौन सा है, लाइक जिसमें इतना ज़्यादा लाइक मुश्किल होता है, लाइक सबसे स्केरियस्ट थिंग? चैलेंज बेसिकली। मैम अच्छा बेटा, इस तरह है कि चैलेंज तो सारे चैलेंज हैं। नेवी इज़ अ 4 डायमेंशनल फोर्स। इसमें आप शिप पे भी सर्व कर सकते हैं, आप सबमरीन अंडर वाटर, इसके बाद लैंड पे एज एसएसजी और मरीन्स, और एयर में एज एविएशन। चैलेंजिंग सब है, लाइफ रिस्क भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक कि एयर में भी, और जब अगर सी रफ है तो शिप पे भी। सबमरीन इज़ ऑल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। आजकल आप देख रहे हैं कि सबमरीन जो खो गई है, सबमरीन खोई हुई है, उसको तलाश करना बड़ा मुश्किल काम है। और स्पेशली जब सी रफ होता है, दैट इज़ नॉट टेरिफाइंग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्रेंड कि हर किस्म की जो सिचुएशन आती है वी आर रेडी फॉर दैट। सही। लेकिन टफ है सब कुछ। अभी हम 4 लोग बैठे हुए ना, इंटेलिजेंस टेस्ट जो आप कह रहे थे वो ले लें, पता चल जाएगा कौन नेवी में आने के काबिल है। ओके, इनके लिए तो मैं सिंपल बेटा आप ये बताएं कि आपको अगर 3 पिक्चर्स दी हुई हैं और कहा है कि इसके बाद एक 4th पिक्चर बताएं। हाँ। फर्स्ट पिक्चर इज़ के द क्लॉक इज़ शोइंग 12 o'clock, सेकेंड द क्लॉक इज़ शोइंग 3 o'clock, थर्ड इज़ द क्लॉक इज़ शोइंग 6 o'clock, 4th कौन सी होगी? 9 o'clock। वेरी गुड, क्या बात है। माशाल्लाह, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। गुड। तो इंटेलिजेंस इसी तरह बेस्ड होता है। ठीक है, मैंने ये आपके लेवल पे थोड़ा सा लेकर आया हूँ, पिक्चर बेस्ड। और इसी तरह की चीज़ें हैं कि प्लस ऐसे भी चीज़ें होती हैं कि अगर लेट सपोज यू आर गोइंग टू इन नॉर्थ डायरेक्शन फॉर 3 kilometers, देन यू टर्न्स ऑन राइट एंड ट्रेवल फॉर 2 kilometers, अगेन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 4 kilometers, हाउ इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ? हाँ, तो हम नॉर्थ जा रहे थे, फिर उसके बाद हम राइट मुड़ गए, फिर उसके बाद हम लेफ्ट मुड़ गए, नॉर्थ जा रहे हैं। आई डिड नॉट इवन रिमेंबर। मैं सुन रहा हूँ मगर पूछो मैं भूल गया। खैर है ना, वो आपने जो पहला जवाब दिया नॉर्थ की तरफ ही जा रहे हैं मेरे ख्याल में हम। फिर राइट शुरू के अंदर नॉर्थ में जा रहे हैं, फिर हम लोग लेफ्ट को टर्न होते हैं, सॉरी राइट को, फिर हम लोग वापस लेफ्ट की तरफ, फिर हम लेफ्ट की तरफ तो नॉर्थ की तरफ। माशाल्लाह, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। आई थॉट इट वाज गोइंग लाइक दिस। चलो हसन, यू हैव वेरी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स। ये इधर पता चल गया है भाई। सही। तो अच्छा जी सर, सही। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि ये फिजिकल जो फिटनेस है इसमें कि भाई नेवी में अगर कोई जा रहा है तो उसको स्विमिंग ज़रूर आनी चाहिए, ऐसा भी है? एक्चुअल में स्विमिंग अगर पहले नहीं आ रही है, लेकिन नेवल एकेडमी में आपको स्विमिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, और टिल यू आर पासिंग आउट आपको जो स्विमिंग के टेस्ट हैं, वन इज़ प्राइमरी स्विमिंग टेस्ट एंड सेकेंडरी स्विमिंग टेस्ट, वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है, वरना आपकी जो कमिश्निंग है वो ख़तरे में पड़ जाती है। और जो नेवी सील्स होते हैं जी, वो कितनी सख्त ट्रेनिंग होती है? नेवी सील्स का ये है कि जो हमारे एसएसजी हैं ये अपनी जो ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद चराट में भी ट्रेनिंग करते हैं आर्मी वालों के साथ, और उसके बाद यूएस में भी इनका सील का कोर्स होता है, बहुत टफ होता है। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ट्रेनिंग है स्पेशली एसएसजी वालों की भी, वो ऐसा है कि जो हम कहते हैं ना कि सोने को कुंदन बना देना, दे आर टफ। बिल्कुल। सुबह सुबह चाहे वो किसी रैंक में भी आए, ही इज़ प्रेजेंट फॉर ऑल द एक्सरसाइजेज जो सुबह सुबह फजर के बाद हो रही हैं। ये पैशन का काम है, पैशन उसके बगैर कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही। पैशन में मैं बताऊं कि नेवी का एक ये है, आपका कोई भी कोई विश है, अल्हम्दुलिल्लाह नेवी वो पूरा कर देती है। वाह। लाइक अ जिनी। हाँ। एक ऐसा है कि कोई विश आप कर रहे हैं, मैं विश करता था कि मैं एयरक्राफ्ट उड़ाऊँ, आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम ऑन बोर्ड शिप्स, मैंने वॉलंटियर किया फॉर नेवल एविएशन, तो रिसालपुर PF एकेडमी में हमने ट्रेनिंग की, और मुझसे अगर कोई पूछता है ना कि सबसे ऐसा लम्हा जो आप कभी फरामोश या भूल नहीं सकते हैं, फर्स्ट फ्लाइट, वो था कि जब मेरे इंस्ट्रक्टर ने ही गेव मी द एयरक्राफ्ट टू गो सोलो ऑन मिशन। क्या बात है। उससे जो था ना ऐसा, वो जो है ना आज तक को महसूस होता है। बस हमारी दुआ ये है कि देखें बहुत सारे बच्चे, यंग बच्चे आए नेवी में भी और वतन के लिए मेहनत करें, काम करें जिस तरीके से आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। जनाब बहुत शुक्रिया सर। वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह
वेलकम बैक जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बाहिम्मत लड़की अतूफ़ा से, जो कि कराची में फ्रेंच फ्राइज़ फ़रोख्त करती हैं और अपने ख़ानदान की किफ़ालत में हिस्सा डालती हैं। औरंगी टाउन की ये बच्ची हैं, 18 साल की अतूफ़ा। वालिद की बीमारी के बाद इन्होंने ये काम शुरू किया और फ्रेंच फ्राइज़ का इन्होंने एक स्टॉल लगाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब उनके पास आए तो फिर उनकी वो वीडियो जो बड़ी वायरल हुई। अस्सलाम वालेकुम अतूफ़ा। वालेकुम सलाम। अतूफ़ा, ये बताइए कि आपके वालिद साहब की क्या बीमारी थी और फिर आपने ये कैसे डिसाइड किया कि फ्रेंच फ्राइज़ बनाना चाहिए? मतलब कि घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और मतलब कि बहुत ज़्यादा ही मतलब कि ऐसा हो गया था कि घर पूरा उल्टा हो गया था। जाहिर सी बात है, भाई था नहीं मेरा और बाबा जो है घर पे थे और जॉब वगैरह सब छूटी हुई थी। इसलिए मैंने कहा कि भाई यही स्टार्ट करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है फॉर एवरीथिंग। अल्लाह ताला ने आज मुझे इतना कामयाब कर दिया है कि मैं खुद कर सकती हूँ सारी चीज़ें, कि लड़कियाँ भी कभी लड़कों से कम नहीं होती। बिल्कुल कम सही नहीं बात होती, है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताएं कि फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगाने का फिर किस तरह से सोचा? मतलब जाहिर है घर के हालात ठीक नहीं है, कुछ काम करना है, तो इस नतीजे पे कैसे पहुंची कि मैं फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगाती हूँ, कुछ और क्यों नहीं? मैं कुछ और नहीं सोच सकती थी क्योंकि मेरे पास इतने मतलब के पैसे नहीं थे कि मैं कोई और बिज़नेस स्टार्ट करूं। तो वो रमज़ान के दिन थे और रमज़ान में मैंने सोचा कि शायद जाहिर सी बात है शॉपिंग करने आएंगे बच्चे और आंटियां अंकल, तो ये स्टार्ट करने से मेरा ये होगा कि मेरा बिज़नेस आगे इंशाल्लाह बढ़ेगा। मुझे उम्मीद थी अल्लाह पे और अल्लाह का शुक्र है कि बस है मेरा बस एक काम, मेरा एक मतलब कि अभी एक और प्लान था कि मैं जैसे मेरा बिज़नेस सेटल हो तो मैं दस्तरखान लगाऊं, जो जैसे कि मैं भूखी सोई हूँ आगे कराची में जो भी हालात चल रहे वैसे मेरे मतलब कि अजीज़ ना सोए। तो अभी मेरा बस यही कि प्लान है कि मैं आगे इसी को बढ़ाऊं और मैं अपना दस्तरखान अपने नाम से स्टार्ट करूं। इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसा होगा, ऐसा होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जो आपकी तालीम कहाँ तक है? इंशाल्लाह मैंने 9 तक पढ़ा है। अच्छा, उसके बाद अब नहीं पढ़ रही हैं आप? आगे पढ़ने का सोचा है बट पहले मैं अपना बिज़नेस सेटल करूं, जो मेरा मतलब कि मैंने सोचा वो मेरा जो मेरी प्लान है वो मैं आगे मतलब कि पूरे करूं, उसके बाद पढ़ाई। और गवर्नर साहब जब आए थे तो उन्होंने क्या कहा आपके फ्रेंच फ्राइज खाकर? उन्होंने कहा भाई उनको अच्छे लगे बट अभी मेरे मतलब के रेस्टोरेंट ऑन कर रही हूँ ना मैं, छोटा मोटा मिनी रेस्टोरेंट, तो उनमें भी मैं उनको मतलब के इनवाइट करना है, जो उनको बुलाना है। तो जब आऊँगी तो वो फिर अभी बताएंगे क्या और क्या है। इंशाल्लाह कोशिश तो है बुलाने की, अगर ना आ सके पर उनसे रिक्वेस्ट है वो आए। कोशिश करेंगे बिल्कुल, वो उनको ये वीडियो भी आपकी भिजवाएंगे। ये बताएं आप प्लेट जो फ्रेंच फ्राइज की आपकी प्लेट है उसमें बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो डालती हैं, क्या क्या यूज़ करती हैं? केचप किस तरह है, सॉस है, क्या है ऊपर, क्या किस तरह से डिफरेंट बता दें ताकि शिफा भी थोड़ा दुकान खोल लें। जी मेरी सारी चीज़ें मतलब कि घर पे बनती है, मतलब कि मामा सॉस वगैरह मामा और मैं मिलकर बनाते हैं, सारी चीज़ें मेरे घर में है, कोई मैं बाहर से इस्तेमाल नहीं करती। क्वालिटी एक नंबर है माशाल्लाह। मेरे पास रश बहुत होते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खाने, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर, लाहौरपिंडी। मसाला वसाला डालती हैं, सॉस वगैरह डालती हैं। एक प्लेट में क्या कुछ होता है फ्रेंच फ्राइज के साथ? एक प्लेट में अगर आपको चीज़ फ्लेवर खाना है तो उसमें चीज़ सॉस जाएगा, रायता जाता है, केचप, चाट मसाला, चिकन पाउडर और घर के फार्मूले। अरे वाह वाह भाई, ज़बरदस्त, बेहतरीन जी। और हमारी दुआ ये है कि अतूफ़ा आपका रेस्टोरेंट खुले और मैं भी जब कराची आऊँगा तो बस फिर औरंगी टाउन आना है और औरंगी टाउन में अतूफ़ा के फ्रेंच फ्राइज जो है वो खाने। पर प्लेट कितने की होती है? बिल्कुल वेलकम। चलें, ज़बरदस्त, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अतूफ़ा, आपने वक्त दिया। सुना जी कैसे मेहनत कर रही हैं वो, है ना? तो बस मेहनत में अजमत है, ये हमारा आज का मैसेज था जी। थैंक यू बच्चों, आपका भी शुक्रिया। आप लोगों ने भी मेहनत करनी है जैसे अतूफ़ा कर रही हैं और किस तरीके से देखें वो अपने घर वालों का हाथ बटा रही हैं। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और इस शहर में ट्रैफिक से होने वाले हादसात की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता 6 माह की अगर बात की जाए तो इसमें फैसलाबाद में 14,000 से ज़ायद हादसात हुए हैं, जिनमें 10,300 के करीब हादसात मोटरसाइकिल सवारों के थे। यही वजह है कि शहर के अस्पतालों में रोज़ाना दर्जनों अफराद लाए जा रहे हैं और इनमें किसी को सर पर चोट लगी है तो किसी की हड्डियाँ टूटी हुई हैं। अगर ज़िले की बात की जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर सर की चोट वाले 45 से 50 केसेस, जबकि 70 से 80 अफराद जो हैं वो अपनी हड्डियां तोड़वाकर अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं। अब हादसात में इजाफे की वजह से पंजाब की जो रेस्क्यू 1112 सर्विस है उसका काम भी बढ़ गया है। इस शानदार इदारे के लोग ज़ाहिर है पूरी तनदेही से लोगों को फौरी तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल पहुँचाने का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। फैसलाबाद में हादसात की बढ़ती हुई शरह की वजूहात क्या हैं और ट्रैफिक कवानीन से लोगों को आगाही कैसे दिलाई जा सकती है, इस मौजू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब, न्यूरो सर्जन डॉक्टर अकमल हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और मकसूद अहमद लोन साहब हैं जो कि CTO फैसलाबाद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तीनों को खुशामदीद कहते हैं हम अपने प्रोग्राम में। और सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हम रिजवान साहब की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि सर थोड़ा सा अगर हमें बताएं कि जो केसेस हैं आपके पास 1112 के पास जो गुज़िश्ता 6 महीने में आ रहे हैं, उनके कुछ नंबर्स तो हमने दिए, लेकिन आप उनकी ज़रा सिवियरिटी या उनकी जो तादाद है उनके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? जी, इस वक्त अगर आप देखिए तो रेस्क्यू 1112 ने जब से अपना शुरू किया प्रोसेस तो 2004 में लाहौर से फिर ग्रेजुअली दूसरे शहरों में एक्सपेंशन हुई। अब तक हम 36 लाख ट्रैफिक हादसात को जो है वो रिस्पॉन्ड कर चुके हैं। और अगर मैं सिर्फ कल की शरह देखूं तो इस वक्त कल 11,126 यानी 1100 से ज़्यादा ट्रैफिक हादसात थे जो कि हुए। और अगर उसमें आगे शरह देखी जाए तो तकरीबन उसमें से 632 लोग ऐसे थे जो कि एडमिट हुए, यानी उनको कोई ना कोई उसके बाद माजूरी होगी। और फिर उसमें से 11 लोगों की अमवात हुई। ये सिर्फ कल का मैं डेटा आपको बता रहा हूँ। सो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कोविड या किसी और चीज़ से इतनी ज़्यादा अमवात हुई होंगी जितनी कि ट्रैफिक हादसात से जो है वो डेली बेसिस पे लोग ज़ख्मी होते हैं और माजूर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है और इसमें उन्होंने दुनिया में अब सोच बदली है कि ये ट्रैफिक हादसा नहीं है, ये एक इट्स अ रोड ट्रैफिक क्रैश। क्योंकि आपने या ये ड्राइवर की गफलत से होता है या सड़क में ख़राबी से होता है या जो दूसरे सड़क इस्तेमाल करने वाले उनकी वजह से होता है। सो ये तीनों चारों फैक्टर्स, सो ड्राइवर, आपकी व्हीकल और तीसरी रोड और चौथा जो है वो अदर रोड यूज़र्स को बगैर देखे सड़क क्रॉस करना शुरू कर देता है। तो हमने तो इन चारों फैक्टर्स के ऊपर अगर आप प्रॉपरली काम करें तो फिर इनकी शरह को कम किया जा सकता है। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है बिकॉज ऑफ आर वेदर, जो मोटर बाइक्स इसमें और 80% अगर हम इसमें देखें तो मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है। तो वहाँ पे इन चीज़ों को ऑब्वियसली देखते हुए जो दुनिया के अंदर इस वक्त ग्लोबल रोड सेफ्टी पॉलिसी है उसके अंदर एक तो ये पिलर्स ऑफ रोड सेफ्टी हैं और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ उन्होंने कहा लव 30 ग्लोबल रोड सेफ्टी कैंपेन, उसके अंदर ये है कि अगर हम मोटरसाइकिल की स्पीड को कम कर लें, यानी आइडियली उन्होंने शहर में इसकी स्पीड को कहा है कि 30 से 40 से ऊपर ना जाए, 30 की स्पीड अगर हम मेंटेन रखें, साइड लेन में चलें, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन बाहिफाजत तो आप पहुँच जाएंगे। वरना जितनी ज़्यादा आपकी मोटरसाइकिल की स्पीड होगी, आप दूसरी लेन में गाड़ियों के दरमियान में चल रहे हैं, सिर्फ आपने गाड़ी से थोड़ा सा टच होना है तो उसके बाद जो है ऑब्वियसली आप एक्सपोज बैठे हैं, गाड़ी में चारों तरफ फ्रेम है जो कि आपको प्रोटेक्शन फराहम कर रहा है, तो फिर आप जो है ऑब्वियसली एक हादसे का बाइस बनते हैं और हादसे में या माइनर इंजर्ड है और जितनी ज़्यादा स्पीड है तो वो आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट पहुंचेंगे और सारी उम्र के लिए एक माजूरी हो जाएगी। जी, तो ये इसके ऊपर इफेक्टिवली काम मकसूद साहब, ये नंबर्स जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या ये बड़े हैं और अगर बड़े हैं तो क्यों बड़े हैं? मकसूद साहब जी, इस सिलसिले में मैं अर्ज करूँगा, लेकिन किसी भी हादसा की जो शरह बढ़ी है उसकी कुछ रीज़न है जो कि डॉक्टर साहब रिजवान साहब ने भी बताई है कि हमारा जो 3 E's का फार्मूला उस पर अमल करना पड़ेगा। सबसे पहले एजुकेशन, लोगों को अवेयरनेस, लोगों को फ्लड सेमिनार, इस तरह की चीज़ों से हम लोगों को आगाह करते हैं कि आपने जो मोटरसाइकिल है आपने लेफ्ट लेन पे चलना है, जबकि जितने हादसा हुए हैं वो तमाम मोटर बाइक जो है वो राइट दाएं तरफ जो इंतहाई फास्ट लेन होती है उसमें चलाते हैं। इस सिलसिले में हमने बाकायदा पम्फलेट, सेमिनार मुख्तलिफ अदारों में, कॉलेज में जाकर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं।
इसके बाद आ जाता है ई फॉर इंजीनियरिंग। हमारी जो रोड्स हैं फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा उसके यू टर्न गलत बने हुए हैं, उसमें रोड रिपेयर हो रही हैं या रोड बन रही है तो लोग वन वे और एक तरफा ट्रैफिक चलती है जिसमें भी हादसे का बायस बन जाते हैं। सबसे एंड पे आ जाता है ई फॉर इन्फोर्समेंट तो तमाम अदारा कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है, लेकिन वही चीज़ के हादसा का इजाफा हो रहा है, रुक नहीं रहे। उसमें जो रीज़न है उसको दूर करने की ज़रूरत है और जो लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, उनको हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलानी चाहिए। लेकिन मकसूद साहब जब ये गाड़ियों वालों को तो फिर भी लाइसेंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, बाइक्स वालों का क्या होता है? किस प्री रिक्विजिट के तहत एक बाइक को हम अलाउ करते हैं कि वो सड़क पे आए? लाइसेंस तो होता ही है, मतलब लाइसेंस होता है, लेकिन किस तरह देते हैं उनको? क्या टेस्ट होते हैं उनके? क्या उनकी समझ और क्या समझाना होता है? जब गाड़ियों वालों की समझ नहीं है सड़क पे गाड़ी चलाने की, तो बाइक वाले से हमारी क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन है कि वो ये समझे कि तुम्हारी लेफ्ट लेन है भाई, तुमने स्लो लेन में लेफ्ट लेन में जाना है, राइट में फास्ट लेन में तुम नहीं आ सकते। और हमने तो कभी नहीं देखा, मतलब मैंने कभी नहीं देखा किसी ट्रैफिक पुलिस ने किसी बाइक को चालान किया हो, खड़ा किया हो कि भाई आप राइट लेन में जा रहे थे। ऐसा क्यों होता है सर? आप ज़रा चेक कर लें, सबसे ज़्यादा चलान ही बाइक वाले के होते हैं क्योंकि बाइक वाले ना हेलमेट पहनते हैं और ना लाइसेंस होता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे ज़िले में कार्रवाई होती है वो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस जो गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहा है और जिसने हेलमेट नहीं पहना, सबसे ज़्यादा चलान ही इन लोगों के कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि हर बंदा जो बाइक चला रहा है उसकी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस में मोटरसाइकिल ना चलाए, बगैर हेलमेट के वो मोटरसाइकिल ना चलाएं, तो यकीनन इस चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें तो हम बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो कि जारी है। बिल्कुल ठीक, सही है जी। अकमल साहब आपकी तरफ आऊँगा, डॉक्टर अकमल साहब। सर सिवियरिटी हम सब जानते हैं कि बाइक के एक्सीडेंट्स की ज़्यादा होती है, बाइक इतनी ज़्यादा सेफ नहीं होती है। कुछ आप हमें बता सकते हैं कि जो बाइक के एक्सीडेंट्स आपके पास आ रहे हैं वो कितने ज़्यादा ख़तरनाक आ रहे हैं, और हेलमेट ना पहनने की वजह से कोई केसेस आप बता सकते हैं कि लोगों को थोड़ी सी ज़रा अकल आए उनको? हमारा शुक्रिया। सबसे बड़ा मसला जो हमारे साथ पेश आ रहा है कि ये मोटरसाइकिल हेलमेट ना पहनने से सर के ऊपर जो चोट लगती है, लोगों को ये नहीं पता कि टांग की या बाजू की हड्डी तो जुड़ जाती है, लेकिन जो ब्रेन डैमेज किसी बंदे का हो जाता है वो रिपेयरेबल नहीं है। कुदरत ने कुछ चीज़ें, आँख है, ब्रेन है, ये रिपेयर नहीं हो सकते, तो उसको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, मजदूरी हो जाती है, वो उसका शिकार हो जाता है। दूसरी बात जो बदकिस्मती की है कि ये सारे के सारे यंग एडल्ट्स होते हैं जो अपनी फैमिलीज़ के अर्निंग हैंड्स होते हैं। जब एक बच्चा जो 18-20 साल का है वो अपनी जॉब पे जा रहा है और उसने हेलमेट नहीं पहना, उसको चोट लग गई, तो पूरी की पूरी फैमिली सफ़र करती है और उसकी डिसेबिलिटी ना सिर्फ उसकी फैमिली के माशी मसाइल का में इजाफा करती है, बल्कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको भी ओवरबर्डन करती है। और फिर अगर खुदा ना खास्ता परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो फिर वो लाइफ लॉन्ग ये एक लाइबिलिटी बन जाती है फैमिली के लिए भी और मुआशरे के लिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, हम ये जान सकते हैं डॉक्टर साहब आपसे कि कौन सी ऐसे हादसात या किस किस्म के हादसात ऐसे होते हैं कि अगर वो हेलमेट पहना हुआ हो तो फलां किस्म की इंजरी जो है वो प्रिवेंट हो जाएगी? कुछ बता सकते हैं मेडिकल पर्सपेक्टिव? सबसे पहले हेलमेट ब्रेन जी श्योर। सबसे अहम चीज़ जो हमने बचाना होता है वो ब्रेन को बचाना होता है। तो आजकल जो हेड इंजरी की क्लासिफिकेशन, जो इम्पैक्ट डैमेज है ना, जिस वक्त आप हिट करते हो, जो चीज़ हेलमेट अगर आपने पहना है तो ब्रेन बच जाएगा, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो इम्पैक्ट डैमेज इतना शदीद हो जाएगा, डॉक्टर दुनिया के किसी भी खिते में हो वो कुछ उस इम्पैक्ट डैमेज को दुरुस्त नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि हेलमेट आपके सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दिमाग का मतलब है कि आपकी राइट साइड का फालज हो सकता है, लेफ्ट का फालज हो सकता है, आपको कोई और माजूरी हो सकती है, तो हेलमेट आपको इन तमाम चीज़ों से बचाता है। और काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि एक ही बाइक पे अगर ड्राइवर ने हेलमेट पहना हुआ और दूसरे ने नहीं पहना हुआ तो जो उसको इम्पैक्ट डैमेज हुआ उससे कई गुना ज़्यादा हुआ और बहुत सारे लोग इसकी वजह से जान से भी चले गए। सर ये हमारी कौम का ये भी तो मसला है ना, लाख रुपए की वो मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं, 1000 रुपए का हेलमेट नहीं खरीदते, और अगर खरीद लिया होता है तो उसको वो मोटरसाइकिल के उसके स्टैंड पे लटकाया हुआ होता है और उन्हें पहनते नहीं है। रिजवान साहब आप कुछ से राइट कर रहे थे। लेकिन सर इसमें
इसमें देखिए दुनिया में बहुत रिसर्च हुई है, बिकॉज कोई ज़ख्मी शख्स, स्पेशली जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जहाँ पे ये बहुत इस पर रिसर्च वो करते हैं ताकि इस किस्म की हादसात की शरह को कम किया जा सके और कम से कम लोग ज़ख्मी हों। अब जो है इसमें अगर आप देखिए तो जो है हमारी आई ग्लोबल रोड सेफ्टी पॉलिसी जो पहले थी 2011 से 2020 तक, और उसमें ऑब्वियसली जो हमारे जिस तरह पाकिस्तान है इस तरह के कुछ और ममालिक जो है वहाँ पे जब मोटरसाइकिलों की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ी, उसकी वजह आई थिंक एक सस्ती ट्रांसपोर्ट है और दूसरा हमारा वेदर है। उसी के मुताबिक आपको जो हेलमेट भी चाहिए वो भी यूज़र फ्रेंडली हेलमेट चाहिए ताकि हर बंदा उसको पहने, प्रॉपर स्ट्रैप करे और फिर उसकी इन्फोर्समेंट को यकीनी बनाना, जिस तरह हमने साइड लेन पे बात की। तो अब जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है वो 2020 से लेकर 2030 की है ग्लोबल रोड सेफ्टी पॉलिसी। उसमें 5 पिलर्स हैं जो कि उन्होंने आइडेंटिफाई किए, जिस तरह मैंने कहा कि रोड सेफ्टी मैनेजमेंट है, और उसके बाद आपकी सेफ़र रोड्स एंड मोबिलिटी है, फिर उसके बाद सेफ़र व्हीकल्स है, सेफ़र रोड यूज़र्स है, और फिर पोस्ट क्रैश रिस्पॉन्स है जो पहले हमारे पास था ही नहीं, यानी कोई नंबर नहीं था जिस पे आप रिस्पॉन्ड करते। और आज अल्लाह का शुक्र है ये निज़ाम बना, पंजाब में बना, फिर उसके बाद KP में बना, अभी सिंध और बलूचिस्तान में बन रहा है। तो ये एक सिस्टम डेवलप हुआ, लेकिन अब हमें काम करने की ज़रूरत है कि ये जो बढ़ती हुई नंबर्स हैं ऑब्वियसली इनको कम करना है, और उसके लिए जो लव 30 ग्लोबल रोड सेफ्टी कैंपेन है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म्स। क्योंकि आप हेलमेट अगर यूज़र फ्रेंडली नहीं है, आपने साइडों से कान को ब्लॉक किया हुआ है, तो आपकी ओरिएंटेशन ख़त्म हो जाती है बिकॉज किसी ने भी मिरर्स नहीं लगाए होते। सो इसलिए ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि आपने रियलिस्टिकली देखना है, और उसके लिए अंदर उसकी सेफ्टी है, डॉट सर्टिफिकेशन है, बहुत सारे इशूज़ हैं, मैं उनकी तफसील में इस वक्त नहीं जाना चाहता। मेरी सबसे अपील सिर्फ आज मीडिया के ज़रिए सिर्फ यही होगी कि आज गवर्नमेंट ने निज़ाम बनाया है, आज आपके लिए किसी वक्त भी आप एक नंबर पर डायल करते हैं, आपको बिला तफरीक सर्विसेज मिलती हैं। जो पहले जवान लोग सड़क पे पहले पड़े जो थे उनकी डेथ हो जाती, हाथ कोई नहीं लगाता था बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन। लेकिन अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में मत डालें, अपने जो भी बहन भाई हैं, वालिद साहब हैं, बच्चे हैं, उनसे ये वादा लें जो भी मोटरसाइकिल पे जा रहा है कि वो टाइम पे निकले, जल्दबाजी मत करे और साइड लेन में चलें, और अपनी मैक्सिमम स्पीड 30-40 से ऊपर ना रखें। और मेरी तो सबसे ये भी गुजारिश होगी कि बजाय कि उनको आप बड़ी बाइक्स वो बड़ी 125 या हैवी बाइक्स लेके छोटी बाइक्स लेके दें ताकि वो ऑटोमेटिकली साइड लेन में रहें और स्पीड लेन में ना जाएं। जब इससे ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता वो गिरते भी हैं तो उससे एक्सीडेंट की जो स्पेरिटी बहुत कम होगी। इस पर कुछ कानून साजी भी इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है, जहाँ पे बाइक्स आ रही हैं और दूसरी आ रही हैं, तो उस पर भी ऑब्वियसली स्पीड जब हम कम कर देंगे तो ये इसके साथ हम एक्सीडेंट्स की शरह को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो ये आई थिंक कुछ इफेक्टिव स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि इसके ऊपर जो है वो रोकथाम पे काम किया जा सके। हमें ज़्यादा खुशी तब होगी जब कल सुबह ये पता चले कल कोई बंदा शख्स जख्मी नहीं हुआ, किसी जवान बंदा एक फैमिली का कमाने वाला जो अस्पताल में नहीं है, सारी उम्र से माजूरी है। बिल्कुल। अच्छा मकसूद साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि अभी बात हुई कि इंटरनेशनली इसके ऊपर बड़ी रिसर्च होती है। सर मेरा अपना मानना ये है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि जो सेमिनार्स हैं, आगही की वॉक्स हैं और ये रिसर्चेज हैं, मेरा ख्याल है इनसे शायद इतना फ़र्क ना पड़े, क्योंकि हमारे ही ड्राइवर्स जो हैं वो जब दुबई जाते हैं तो बिल्कुल तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। तो उधर वो सारी रिसर्चें और सारी जो है वो उनके ऊपर वो लाइनों में चलना, ये सारी चीज़ें फ़ौरन खुद ब खुद क्या उनके ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि कानून वहाँ पर सख्त है, उनको पता है कि यहाँ पर मैं कुछ करूँगा तो गड़बड़ है, जुर्माना है, और जुर्माना इतना है कि मेरी तनख्वाही चले जाएगी पूरे महीने की। तो हम यहाँ पर ये क्यों नहीं सिंपल इम्प्लीमेंट कर लेते? आप भाईजान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दुबई में ऐसा है, ट्रक की एक लेन मखसूस है, अगर ट्रक वाला अपनी लेन छोड़ के दूसरी लेन में आएगा तो उसको ट्रक बेच के उसका जुर्माना देना पड़ेगा। हमारे पास जो जुर्माने हैं वो 200 रुपीज़ हैं, जो कि बहुत कम है। तो बिल्कुल जुर्मानों की कोई को रेशो अब गवर्नमेंट को ज़्यादा करनी चाहिए, जो वायलेशन करे उसके खिलाफ जो जुर्माना ज़्यादा होगा तो इस जो इन्फोर्समेंट है उसका भी कोई इफेक्ट नज़र आएगा। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, जुर्माने ज़्यादा होने चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा मकसूद साहब और डॉक्टर अकमल साहब, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, और चूंकि आप दोनों ऑन ग्राउंड सिचुएशंस देखते हैं, आप लोगों का फर्स्ट हैंड इंटरेक्शन होता है किसी भी मरीज़ के साथ या किसी भी एक्सीडेंट की सिचुएशन को आप लोग केटर कर रहे होते हैं, उन एक्सीडेंट्स के बारे में भी बताइए जिसमें कि शख्स सिर्फ कोलैटरल बन गया, 2 गाड़ियों के या 2 बाइक्स के टकराने से तीसरी गाड़ी जो लगी, जिस तरह मिसाल के तौर पे हमने वो मोटरवे का एक्सीडेंट देखा, अब वो बस की जो भी ब्रेकें फेल थी या ओवर स्पीडिंग हो रही थी, जो भी हो रहा था, दूसरी साइड
साइड की रोड पे जब वो आई क्रॉस करके, तो 2 गाड़ियां गालिबन, कुछ लोग कह रहे हैं एक तो बाकायदा तौर पे नजर आ रही है कि वो उस बस से टकरा गई, क्योंकि वो दूसरी मतलब लेन में रोड पे अपनी उसमें जा रही थी प्रॉपर फॉलो करते हुए रूल्स। तो कितने ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें लोगों को 2-3 गाड़ियों के लग जाने से अपनी गाड़ी या जान का नुकसान हो जाता है, गलती उनकी कोई नहीं होती। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हादसा जो होते हैं वो दूसरों की गलती की वजह से होते हैं। दूसरा जो ड्राइवर है उसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़े दिन पहले एक यहाँ पे फैसलाबाद में सत्याना रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। एक बस वाला सुबह 4 बजे का टाइम था, उसको नींद आ गई, उसने आगे वाली ट्राली को हिट किया तो ट्राली ड्राइवर जो है उसकी डेथ हो गई। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कई दफ़ा दूसरों की गलती की वजह से आप हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो आवाम है उनके लिए हमने सहूलत दे दी है। 24/7 आईजी साहब का विज़न है, हमने अब पाकिस्तान का कोई भी कौमी शनाख्ती कार्ड लेके आ जाए, हम उसको ID कार्ड पे उसका लाइसेंस बना रहे हैं। जब हमारा ड्राइविंग का लाइसेंस का निज़ाम बेहतर होगा, जब हम लोगों को बकायदा टेस्ट लेके उनका रोड के प्रैक्टिकली टेस्ट लेके लाइसेंस जारी करेंगे, तो उससे भी हादसा में कमी पैदा होगी, नज़र आएगी आपको। मैं ये समझता हूँ कि ये तो उस इंसान की बदकिस्मती ही कही जा सकती है, लेकिन अगर अक्रॉस द बोर्ड हम कानून की पाबंदी करवाएं, अगर वो बस उसकी ब्रेक्स चेक हुई होती हैं, अगर वो ड्राइवर में पता होता है कि किसी ऐसी हालत में नहीं है कि वो गाड़ी नहीं चला सकता था या वो ओवर स्पीड कर रहा था, तो मेरा ख्याल है कि अगर अक्रॉस द बोर्ड हम कानून की ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें तो इससे बचा जाता है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मैसेज पेरेंट्स के लिए आज ये है कि खुदारा अपने बच्चों, छोटे बच्चों पे जो 16 साल, 17 साल, 18 साल, उन पे कड़ी नज़र रखें। वो किराए की मोटर बाइक ले लेते हैं और वो उसको रश ड्राइविंग करते हैं और फिर वो इंजर हो जाते हैं, फिर पेरेंट्स चीखते चिल्लाते हैं, बच्चा वेंटिलेटर पे चला जाता है या उसका सर्जरी होती है या वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो अपने बच्चों पे नज़र रखें। जहां मुआशरे की जिम्मेदारी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की और असातिज़ा किराम की है कि वो बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। बिल्कुल सही। अच्छा मकसूद साहब, कितने ऐसे गाड़ियां आपको सड़कों पे मिलती हैं, नज़र आती हैं, जो कि रोड सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं होता, जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता? जी बिल्कुल, जब हम लोग चेकिंग करवाते हैं तो पता चलता है कि ये गाड़ी जो अब उन्होंने प्राइवेट किसी अदारे को विक्स को दे दिया है, वो पासिंग करते हैं जिसका फैसले दफ्तर ही नहीं है। तो ये चीज़ें बिल्कुल सेक्रेटरी RTA जलील साहब के नोटिस में है। तो ये अदारा जो हर ज़िले में होना चाहिए और बाकायदा फिटनेस अच्छे तरीके से उस गाड़ी की जो कंडीशन है उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए। तो आप देखिए जैसे लास्ट दिनों में एक एक्सीडेंट हुआ सिलेंडर की वजह से, तो बाकायदा अदारों ने उसको पास किया हुआ था। तो ये चीज़ें अब जब बैन हो चुकी हैं, जब हमारे पास CNG नहीं है, तो ये चीज़ें बिल्कुल बैन होनी चाहिए। इस पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए जो कि हादसे का बायस बनते हैं। सही। और रिजवान साहब, बच्चों के हादसात कितने आपको मिलते हैं? 1122 के पास कितने ऐसे हादसात रिपोर्ट होते हैं जिसमें अंडर एज बच्चे जो गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने में इन्वॉल्व होते हैं? अच्छा, रिजवान साहब की लाइन थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हुई है। मकसूद साहब, अगर आप इस हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई कर सकें, और अकमल साहब, बच्चों के जो नंबर्स हैं हादसात के, मैं कितने होते हैं तकरीबन? देखें, बिल्कुल ये बात ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मोटरसाइकिल के हादसात है उसमें जो कम उम्र ड्राइवर हैं उनका वो नज़र आते हैं। तो उनकी उम्र होती है 16 साल 17 साल। हर बच्चा जो कॉलेज जा रहा है उसके पास बाइक है। तो ये बिल्कुल डॉक्टर साहब, अकमल साहब की बात ठीक है कि वालिदैन की जिम्मेदारी है। आप यकीन करें, अगले दिन मैंने चंद दिन पहले एक मोटरसाइकिल को रोका, 4 बच्चे बैठे हुए। तो मैंने कहा, बेटा 4, आपकी क्या एज नहीं, आप क्यों चला रहे हैं? कहते जी पापा सोए थे, मामा ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि बहन भाइयों को स्कूल छोड़ के आओ। तो जब वालिदैन इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत देंगे कि बच्चों को सड़क पे भिजवा देंगे, ना उनको बाइक चलानी आती है, ना उनके पास कोई लाइसेंस है, तो ये जिम्मेदारी माशरे में बहुत ज़्यादा आम है कि हमारे जितने स्कूल गोइंग और कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं जिनकी उम्र 15-16 साल होती है, वो बाइक चला रहे होते हैं। तो ये हम मुख्तलिफ कॉलेज में जाके भी उनको बाकायदा आगाह करते हैं कि जब आपकी एज 18 साल होगी तो फिर आप अपना लाइसेंस बनवा के फिर बाइक चलाएँ। तो ये चीज़ें बिल्कुल माशरे में
जब हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करेंगे, अपने बच्चों को देखिए, वन व्हीलिंग जो होती है उस बाइक की कंडीशन चेंज होती है, और जब वालिद उसको देखता है कि उसके घर में ये बाइक खड़ी है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो बाकायदा रोके। हमने इस दफ़ा लास्ट टाइम जो ईद पे ये किया था कि जितने मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं जो ये बाइक तैयार करते हैं या जो वालिद साहब करेंगे, हम बाकायदा उनसे स्टाम्प पेपर लेके फिर हम उनको रिलीज़ कर रहे थे। तो ये चीज़ें हैं कि वालिदैन को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए और कम उम्र ड्राइवरों को मोटरसाइकिल चलाने के लिए नहीं चाहिए। सही है। सही। रिजवान साहब से हमारा राब्ता हो गया। अच्छा मकसूद साहब, आपसे ही मैं ये भी चाहूँगी कि ज़रा जुर्माने भी बता दें, रिपीट कर दें हमारे नाजरीन के लिए, और डराएं इनको जितना डरा सकते हैं आप, कि किस किस वायलेशन पर जो हमें आमतौर पर जुर्माने से क्या डरेंगे, 100-200 रुपए से क्या डरेंगे, या अगर किसी की आपके हादसे की वजह से किसी और की डेथ हो जाए तो आप पे क्या सजाएं हैं, किस किस्म की मतलब आप किस तरह से पीनलाइज हो सकते हैं, ये भी ज़रा बताएं। देखिए जी, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस अगर हादसा हो जाता है तो वो ड्राइवर जो है ना उसकी बेल नहीं होती, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन जो नॉर्मली देखा गया है कि हमारे इधर कल्चर ऐसा है कि ज़्यादा पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद है, मोटरसाइकिल के जितने हादसा है उसमें ज़्यादा नौजवान इन्वॉल्व होते हैं जो कि 18 साल से पहले उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता। तो मेरी ये एक वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि जब तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप ये कानून की खिलाफ वर्जी ना करें और कोई और सोर्स के ज़रिए अपने बच्चों को, मसला और भी ज़राए हैं कि वैन चलती हैं या कोई रक्षा वगैरह लगवा लें, लेकिन बच्चों को बाइक चलाने के लिए ना दें, इससे भी हादसा की शरह में कमी आएगी। और दूसरा मैं डराने की बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट जब भी कोई कह लें कि जुर्मानों में इन्हांस करती है, थोड़ा इसको बढ़ाने की कोशिश करती है, तो फिर वही चीज़ के अवाम सामने आ जाती है, अवाम का एक रवैया आ जाता है कि जी ये जुर्माने ज़्यादा हो गए हैं। हालांकि जुर्माना ज़्यादा होगा ताकि लोगों को इस गैरकानूनी फेल से बचाने के लिए जुर्माना किया जाता है। जो बच्चे जो 18 साल के बाद अपना लाइसेंस लेकर मोटरसाइकिल चलाएंगे उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। तो कानूनी कार्रवाई हमेशा जो खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ जुर्माना ज़्यादा होगा तो हादसा कम होंगे। इसकी फिक्र ना करें सर, आवाम आके सामने खड़ी हो जाती है, माँ बाप भी तो बच्चे को चपेट लगाते हैं ना जब बच्चा कुछ गलत काम कर रहा होता है। तो आप लोगों को मतलब फिजिकल चपेट ना लगाइएगा, पहले ही पंजाब पुलिस से डरते लोग बहुत हैं, तो फिजिकल चपेट ना लगाइएगा, लेकिन डराने का बिल्कुल आप लोगों के पास इख्तियार है। जब अगला खुद अपनी जान के पीछे पड़ा हो तो फिर तो आप लोगों का डराना ही बनता है, और तो कुछ नहीं आप लोग कर सकते किसी को समझाने के लिए, तो डराइए। जी बिल्कुल कार्रवाई होती है अगर आप, लेकिन जुर्माना सिर्फ 200 है बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो 200 रुपये जुर्माना है। जुर्माने बढ़ाने की जरूरत है इस वक्त जो हादसा में अगर कमी हम लाना। जी हाँ बिल्कुल बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, बड़ा डिटेल्ड सेगमेंट नाजरीन हुआ। डीजी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बड़ा शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद अकमल हुसैन साहब थे, न्यूरोसर्जन हैं, और मकसूद अहमद लोन साहब सिटी ऑफ फैसलाबाद। और आप सब लोगों से दरखास्त यही है, एक आसान अल्फाज में इंसान बन जाए, बस इंसान बन जाए। बिल्कुल, जब कानून सख्त होगा लोग खुद इंसान बन जाते हैं, लेकिन लोगों के अंदर से भी तो आना चाहिए ना खुद कि मुझे अपनी जान बचानी है, मैं भी तो इंसान बनूं। जब तक मेरे ऊपर जो है वो जुर्माना नहीं होगा तो उस वक्त तक मैं अपनी जान खतरे में डालता रहूंगा क्या? ये सवाल अपने आप से पूछिए। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिजली जो है वो जा रही है और पता नहीं बिजली जा नहीं रही, बिजली जा चुकी है। जी बिजली जा चुकी है। और अब ज़रा बात करते हैं, आप लोगों से भी हमारा स्क्रीन पे नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप लोग भी हमें कॉल्स करके बता सकते हैं कि आप किस इलाके में रहते हैं और आपके घर में कितने घंटों की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। मीनवाइल हम अपने कितने घंटों की लोड शेडिंग का मामला ये है कि उनको ज़्यादा बताना पड़ेगा ना। आप छोटा सा सवाल पूछिए, भाई कितने घंटे आ रही है, कितने मिनट आ रही है, 15 मिनट आ रही है, बता देना अपने इलाके के साथ। हम कोशिश करेंगे कि हुकाम तक आप लोगों की जो रुदाद है वो पहुंचाएं। और तब तक हम मियां नदीम साहब की तरफ चलते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैं जो कि हमें बताएंगे कि वहां पर बिजली की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नदीम साहब बताएं लाहौर में बिजली की क्या सूरत हाल है, कितने मिनट आ रही है? जी आप ये पूछें कि लाहौर में क्या हाल है लोगों का कोई हाल नहीं है। लोग इस वक्त सड़कों पे निकले हुए हैं, जगह जगह एहतजाज किया जा रहा है, और जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है लोग जो हैं वो शदीद परेशान हैं। जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका दौरानिया लाहौर जैसे शहर में 6 से 7 घंटे तक पहुंच चुका है।
ये तो सिर्फ वो बात कर रहे हैं जो कि लोड शेडिंग की जाती है। अगर अदरवाइज़ हम बात करें तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर जो रोज़ ब्लास्ट हो रहे हैं और जो लेस्को इस वक्त यहाँ पर नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। लेस्को एहलकार जो हैं वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहे, ना एसडीओ किसी के राब्ते में है, ना एक्सीएन किसी के राब्ते में है, ना ही एससी किसी के राब्ते में है। जो लाइनमैन है वो 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, लेकिन कोई लाइनमैन किसी भी इलाके में दरकार नहीं है। लोग सारी सारी रात छोटे छोटे बच्चे लेके गलियों में बाज़ारों में बैठे रहते हैं। हवा जो है वो बिल्कुल नहीं चल रही। गर्मी की शिद्दत की वजह से घरों के अंदर इतनी गर्मी है कि लोग शदीद परेशान हैं। सुबह बच्चे जो हैं वो जो आजकल छुट्टी चल रही है, जो लोग दफातर की तरफ जाना होता है उनको बिजली दरकार नहीं है। जो है कपड़े इस्त्री जो है उनको नहीं मिल रहे, ना ही उनके लिए कोई नाश्ता बन रहा है। लोग शदीद परेशान हैं, एहतजाज किया जाता है। दूसरी जानिब बावडा के अंदर एक बड़े पैमाने पे एक चोरी हो रही है जो कि इस वक्त जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल उससे गाफिल है और आंखें बंद किए हुए। बहुत से इलाकों में एक प्राइवेट जो है वर्कशॉपें बनी हुई जहाँ पर जो ट्रांसफार्मर ख़राब होता है वहाँ पर भिजवा दिया जाता है इस मद में कि आया ये चोरी हो चुका है, लेकिन वो चोरी नहीं होता। वो जो प्राइवेट ठेकेदार हैं वो मालिक बने हुए हैं। 15-15, 14-14 ट्रांसफार्मर जो है उन्होंने रखे हुए हैं। लेस्को ये कंप्लेंट करता है कि हमारे ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। जहाँ पर 500 मेगावाट 500 वाट का ट्रांसफार्मर लगना है वहाँ पे ट्रॉली पे रख के 200 वाट का जो है ट्रांसफार्मर लगाया गया है। पूरा मोहल्ला जो है वो मुतासर है। 12-12 घंटे 8-8 घंटे जो है बिजली खराबी, ट्रांसफार्मर खराबी के नाम पर यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद सराफा एहतजाज है यहाँ पर जो लोग हैं। जी ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी हमारे साथ रहिएगा। तस्लीम साहब हैं डेरा गाजी खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम साहब। जी वालेकुम सलाम भाईजान। तस्लीम डेरा गाजी जी, बताइए क्या डेरा गाजी खान। जी हमारे इलाके में जो है ना जिला डेरा गाजी खान में 18 से 16 घंटे जो है ना देहात में लोड शेडिंग है और 12 से 13-14 घंटे जो है ना शहर की लोड शेडिंग है जी। तो ये जो जितने जी सर जी कब से शुरू हुई ये जो है ना तकरीबन 20 दिन हो गए हैं जी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तो ये जितने घंटे बिजली आती है उसमें आप सारे काम अपने फिर निपटाते हैं बिजली वाले? नहीं निपटा सकते, काम भी निपटा, सो भी नहीं सकते। रात को तकरीबन 6 बजे 3 बजे 3:30 बजे जाती है, रात को 1 बजे आती है लाइट। अच्छा, बच्चे सो भी नहीं सकते। देहात में तो मच्छर है, मच्छर काटते हैं बच्चों को। सही। तो जो हुकाम है जो वहाँ पर जो इदारा है बिजली फराहमी वाला वो क्या कहता है कि जी ये मसला क्या है? जी उनको कहा है मैंने, वो 1-2 एप्लीकेशन भेजी है, गए हैं हम वहाँ। वो कहते हैं जी ये जो है ना टाइमिंग जो लोड शेडिंग है जी ये ऊपर से है, इसमें हम कुछ नहीं कहते। ऊपर से ऑर्डर जैसे ऊपर से आता है वैसे ही लोड शेडिंग भी ऊपर से आई है। बस रहम भी अब ऊपर से ही आएगा तो ही आएगा, वरना तो नहीं आएगा। थैंक यू तस्लीम साहब। खालिद इमरान साहब है जी तलागंज से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। सर कितनी लोड शेडिंग हो रही है? सर हमारे जो गांव में है ना 12 घंटे बिजली आती है, 12 नहीं आती। अच्छा भाई 50% आ रही है, वेरी गुड, बेहतरीन, मुबारक हो सर। अच्छा जी। ये कब से शुरू हुई है? ये सर 1 महीना हो गया तकरीबन। अच्छा 1 महीना हो गया। और आपके जो इलाके बिजली फराहमी का इदारा है उनसे कोई बात हुई? वो क्या कहते हैं कि ये कब तक सही होगा या क्यों हो रहा है? बात नहीं, वो कहते हैं ये लोड शेडिंग का टाइमिंग है, ये हुकूमत का काम है, हमारा काम नहीं है। ओके, हमारा काम है ऑर्डर फॉलो करना। हुकूमत ने कह दिया लोड शेडिंग करो तो भाई हम लोड शेडिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। जी सर, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। आप दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतरी का मामला करेगा। नदीम साहब ये बताएं लाहौर में आवाम का क्या रद्द अमल आ रहा है? आवाम मतलब कॉल्स जा रही हैं हुकाम को, इदारों को कि भाई क्या कर रहे हो, बिजली दो। हुकाम में कोई हलचल होने की कोई उम्मीद नजर आ रही है कि कुछ करें इसके लिए? जी हुकाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकाम तो किसी के साथ जो है मिलने को तैयार नहीं है और वो मीटिंग का बहाना लगाकर तो जो अपने दफातर से गायब है, किसी एक्सीएन एसडीओ के दफ्तर में चले जाएं, वो अपने दफ्तरों में अवेलेबल नहीं है क्योंकि लोगों का इतना प्रेशर है उनके ऊपर। आवाम जो है वो सड़कों पे इस वक्त बैठी हुई है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर गलियों बाज़ारों में लोग निकले हुए हैं। उनका ये कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो उसका दौरानिया अगर 4 से 5 घंटे है वो बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद जो है ये बहाना लगाते हैं कि यहाँ का ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया, ट्रिप कर गया। वो ट्रांसफार्मर नाकस ट्रांसफार्मर है, एक गली से निकाल कर उसको हल्का सा वाइंड करके दूसरी गली में जाके लगा दिया जाता है। ये यहाँ पर सिर्फ जुगाट हो रही है।
काम नहीं किया जा रहा है लेस्को की जानिब से। मेगा सिटी है लाहौर, एक बहुत बड़ा शहर है, रोशनियों का शहर इसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर रोशनी कहीं भी दस्तयाब नहीं है। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, उसने लाहौर के लेस्को का पोल खोल दिया, जो हम दावे करते हैं कि हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा सिस्टम है, जो यहाँ पर अब अगर हम लाहौर की बात करें तो शॉर्ट फॉल जो है वो 800 मेगावाट। ठीक है नदीम साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मियां नदीम मौजूद थे, लाहौर में बिजली की सूरत हाल से आगाह करे थे। मोहम्मद परवेज साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्र बेटा, सिर्फ बात ही करनी, लोड शेडिंग तो हो रही है पिछले 10 साल से, लेकिन इसकी टाइमिंग कम से कम ये देखें, रात को 11 बजे बिजली जाती है, 12 बजे आती है, 12 बजे आती है, 1 बजे आती है। हम लोग दफ्तर जाने वाले, कारोबार जाने वाले साइको हो गए। बच्चों को स्कूल कैसे भेजें? इनकी टाइमिंग तो ऐसे करें, दिन भर जितनी मर्जी बिजली दे। वो तो मुल्क हमारा है ही गरीब, हमें भी बर्दाश्त करना ही है, लेकिन ऐसे भी करेंगे हम लोग जो है ना, हम लोग कम से कम साइको तो ना हो, ना स्कूल जा सकते हैं बच्चा ना। सर आप कौन से एरिया में रहते हैं? इस्लामाबाद। नहीं, कौन से सेक्टर में? इस्लामाबाद B17 में रहता हूँ, मल्टी प्रोफेशनल। सर तो किसी को तकलीफ पहुंचाने का कोई वक्त थोड़ी होता है, वो तो किसी वक्त भी पहुंचाई जा सकती है। देखिए इस तरह कौम जो ना साइको हो रही है, फिर ये जो रोडों पे निकलते हैं और तोड़ फोड़ होती है, इसकी मेन वजह यही है। जब इंसान रात भर सोएगा ही नहीं, और जब कॉलेज नहीं जा सकता, स्कूल नहीं जा सकता, नौजवान नस्ल जो है ना बर्बाद हो रही है, तो ये इसको इनको कहें जी करें आप लोड शेडिंग, इनकी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। सब पता है। 8 बजे की बात तो ना करें, 9 बजे की बात ना करें, 10 बजे की बात करें, कम से कम 5 घंटे की नींद तो लेने दें। बिल्कुल ऐसा टाइम रखें कि आवाम को ज्यादा तकलीफ ना हो, सो तो जाए ना, सुबह स्कूल तो जा सके बच्चे। यस बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें पता है, आवाम जानती है कि लोड शेडिंग होनी है, मुल्क में बिजली की सूरत हाल क्या है, लेकिन वक्त ऐसा मुकर्रर करें कि आवाम को तकलीफ जो होनी है उसमें थोड़ी सी कमी वाक़ई कर दें। आवाम के लिए रहम का मामला कर लें। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा जी, अब चूँकि वो ईद कुर्बान, क्योंकि आवाम तो कुर्बान होती है, लेकिन ये कि ईद कुर्बान भी है, उसके हवाले से भी हमें बात करनी है। कराची की तरफ जाएंगे जी हम अब, और कराची में जो मवेशी मंडी है जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मवेशी मंडी है, शहर से थोड़ी सी दूर है। शिराज अहमद साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे ज़रा बात करते हैं। हाँ, लेकिन आवाम से भी हम बात करेंगे। हाँ। आपने ईद कुर्बान के लिए कौन सा जानवर खरीदा है, खरीद लिया है या अभी देखभाल रहे हैं? आप भी हमें कॉल करके बताएं, और कितने का खरीदा ये भी बताएं। ये भी तो बिजलियां है ना जो गिर रही है, तो ये बिजली तो खैर अब गिरानी है खुद पे। शिराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शिराज साहब ये बताइए क्या सूरत हाल है मंडी की और मंडी में जानवरों की? बिल्कुल, सूरत हाल तो हमें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल दिखाई दे रही है, और बड़ी तादाद में मुल्क भर से शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है वो जानवर कराची की मुख्तलिफ़ मंडियों में लाए जा रहे हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मवेशी मौजूद तो हैं कुर्बानी के लिए, लेकिन ख़रीदार अब तक हमें जो है वो इतने ज़्यादा दिखाई नहीं दिए, जो कि अमूमन हम गुज़िश्ता सालों में देखते थे। दिन सिर्फ चंद रह गए हैं, लेकिन इसके बावजूद मवेशी मंडियों में वो गहमा गहमी हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, चाहे वो शहर की कोई भी मंडी हो, नॉर्दर्न बाईपास लोकेशन की वजह से तो नहीं हुआ है, क्योंकि मंडी दूर कर दी गई है। नहीं जी, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही बताई जा रही है कि महंगाई ने जो है ना आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, क्योंकि जो जानवर लाख से 1.25 लाख रुपए में दस्तियाब हुआ करता था, अब उसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए पर जा पहुंची है। ऐसे में जो सार्फिन है उनकी कुव्वत ख़रीद तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। लोग जो छोटे जानवर ख़रीद लिया करते थे अब हिस्सों की तरफ जा रहे हैं, और इसी वजह से जो डिमांड है मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा हमें कम दिखाई दे रही है। इसके अलावा प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसमान से बातें भी कर रही है। जानवर खड़े हुए हैं, उनका जरा पता कर सकते हैं क्या रेट चल रहा है, कोई उनका तो दीदार कराएं जिनका जिक्र खैर हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मंडी में तो एक से एक मुनफरिद जानवर जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, और मेरे कैमरामैन अमार खान भी दिखा सकते हैं कि मेरे अकब में जो है एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर जो है यहाँ इस वक्त मंडियों में मौजूद है। वाइट कलर की इनकी रंगत है, भारी भरकम है, पूरे 2-2 साल 1.5 साल जो व्यापारी हैं उन्होंने खूब पाला है इनको, लेकिन कीमतें भी इसकी जो है वो इसी तरह बताई जा रही हैं। किसी की कीमत 10 लाख है, किसी की कीमत 8 लाख डिमांड की जा रही है, तो किसी की कीमत 5 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। तो इतनी भारी भरकम रेट जब
मार्केट में कोट किए जाएंगे तो आम सारिफ किस तरह से ये ख़रीदारी करेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो लोग हिस्सों की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। इसके अलावा तमाम तर मंडियों में जानवरों की बड़ी तादाद अभी हमें दिखाई दे रही है और अब तक जो है वो ट्रक्स अभी भी आ रहे हैं, अनलोडिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन ख़रीदार तकरीबन ना होने के बराबर है। मंडियों में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन सूरत हाल अब आगे जाके क्या होती है, क्योंकि व्यापारी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आखिरी के दिनों में ख़रीदारी में तेज़ी देखी जा सकती है। तो दूसरी जानिब सार्फिन भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि रेट कुछ कम हो तो मार्केट में ख़रीदारी के लिए जाया जाए। जी, हमें भी ये सेगमेंट में कॉल नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं। अच्छा कॉल आ गई है, मुझे ऐसा लगा शायद किसी ने जानवर खरीदा ही नहीं। फरूख साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरूख साहब बताएं, कुछ खरीदा आपने जानवरों, क्या जानवर लिया आपने? कुछ भी नहीं खरीद पा रहे, जा रहे हैं। हमेशा बकरा करते थे और इस बार लग रहा है कि बैल में भी हिस्सा नहीं हो पाएगा, इतनी महंगाई हो गई है। कर लें तो गए थे मार्केट, गए थे आप वो मंडी? जी मंडी गए थे। बकरा जो 40,000 में लिया था पिछले साल, वो भी 60 में भी नहीं मिल रहा। अच्छा, और गाय? अब गाय का ही सोच रहे हैं कि गाय में ही कोई हिस्सा कर लें, 50,000 आएगा या 55,000। वैसे वरना मुर्गियों के भी रेट अपने हिसाब से बढ़ गए हैं। तो वो कल मुझे एक छोटे से बच्चे ने कहा, उसके सामने किसी बड़े ने बोला कि भाई जानवर बड़ा महंगा हो गया, तो कहते हैं बड़ा क्यों लेते हो, मुर्गी ले लो। तो बच्चे का आइडिया तो था भाई, आइडिया तो था, बड़े की प्रॉब्लम तो सॉल्व करने की कम से कम कोशिश की। तो वो कहता है काला मुर्गा खरीद लो बेशक। तो काला क्यों खरीदे भाई? जरा साइज में बड़ा होता है, उसने कहा। वो जो लड़ाके मुर्गे नहीं होते उनको उसने कहा कि साइज में जरा बड़ा होता है, तो क्या हो गया इस दुनिया को। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो कॉलर थे जी, वो बेचारे अपने फरूख साहब बता रहे थे अपने मामलात। और ये जो शिराज साहब, जो आपके पीछे जो आपने दिखाए हमें जानवर सफ़ेद कलर के, वो आपने क्या रेट बताए थे? 8 लाख या 10 लाख भी बोल रहे हैं ये मार्केट में, इसकी कीमत ये चल रही है? जी बिल्कुल, इन तरह के जानवरों के मार्केट में रेट इसी तरह कोट किए जा रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले मेरी इनके मालिकान से जब बात हुई थी तो उनकी जानिब से ये इन बछड़ों के रेट जो है वो 10-10 लाख रुपए कोट किए जा रहे थे, जबकि इससे थोड़ा भारी बछड़े अगर मार्केट में देखे जाएँ तो वो 15-15 लाख रुपए भी उसकी जो कॉस्ट है वो बताई जा रही है। रीज़न वही दिया जा रहा है, महंगाई। जहां शहरी महंगाई से हमें शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं व्यापारियों की जानिब से भी यही मौका इख्तियार किया जा रहा है कि जो चारा जात हैं उनकी कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। फीड की कीमत गुज़िश्ता सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, किराए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इसीलिए वो सारे के सारे सिक्योरिटी का मसला हल हो गया। ये जो कीमतें इसी वजह से बहुत मंडी के था कराची में, जो मवेशी मंडी है, उसकी सिक्योरिटी का मसला। सिक्योरिटी के मसाइल काफ़ी हद तक हमें बेहतर दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जो नाके हैं पुलिस की जानिब से वो लगा दिए गए हैं। रेंजर्स की इजाफी नफरी भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन हमें जो है गश्त करते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश की गई है। लाइटिंग ज़्यादा लगाई गई है रात के औकात में, क्योंकि मंडी में ज़्यादातर रश देखा जाता है और इसी दौरान हम देख रहे थे कि वारदातें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अब जो कंप्लेंट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हुई हैं, पहले से सूरत हाल कुछ बेहतर जरूर दिखाई दे रही है। अलबत्ता लोगों के दिलों में डर और खौफ है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे साथ रिजवान यासीन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी रिजवान साहब, क्या खरीदा आपने? मैम अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा। मेरा बेटा रोज जो है वो मुझे कहता है कि मंडी चले मेरे साथ, तो और मैं लेकर जाता हूँ। कर रहे हैं, रेट तो नहीं कम होने। एक्चुअली लेकर जाते हैं और व्यापारी जो है वो बेचने वाले इतने पैसे मांग रहे हैं जिसकी वजह से हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और हम इसी तरह ही जाकर पिछली ईद पे क्या लिया था आपने? करके वापस से आते हैं। कुछ भी नहीं मैम, अभी तक तो कुछ नहीं। पिछली ईद पर एक बकरा लिया था, और वो कितने का था? मुझे लग रहा है कि हमें शायद हिस्सा डालना पड़ेगा गाय में। अब तो मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग हिस्से की तरफ जा रहे हैं। 10,000 से 80,000 से कम दे ही मेरे, और छोटे छोटे बकरे बिल्कुल। और ये जो गाय है उसका क्या चल रहा है? कोई जो नॉर्मल सी गाय, क्योंकि वो 8-10 लाख रुपए की वो बछड़े बता रहे थे, वो तो मैंने सुना है 8-10 लाख रुपए तो काफी ज्यादा होते हैं, मेरा ख्याल है। नॉर्मल गाय जो है वो छोटी सी, अगर आप देखें तो वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से कम नहीं दे रहे। देखें 2-2.5 लाख। और एक जो जी बिल्कुल है। और पिछली ईद पे आपने जो बकरा लिया था वो कितने का लिया था? वो हमने 45,000 का लिया था पिछली बार। 45 कहाँ और 80 कहाँ? हाँ जी, इस बार 80, 85 और लाख, ऐसे तो लाख से कम तो डिमांड ही नहीं करते।
अच्छा, वो भी लाख से ही शुरू करते हैं ना बकरों के लिए भी। चलें ठीक है जी, बिल्कुल। शुक्रिया रिजवान यासीन साहब। ये जो बात हो रही है ना, ये खतरनाक है भाई, बड़ी खतरनाक है, लेकिन कुछ और खतरनाक हकाइक भी हैं जो दुनिया के सामने आ रहे हैं। वो क्या है बताएं? और उनसे भी आपको जरा आगाह कर देते हैं। आपको बताते हैं कि दुनिया के 8 खतरनाक तरीन शहर जो हैं, खतरनाक तरीन शहर, हाँ, अब उनमें मुख्तलिफ वजूहात के लिए खतरनाक है। कुछ में ज़ाहिर लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, कुछ में क्लाइमेट और पोल्यूशन। अब जब मैं कह रही हूँ और ये खबर आपको दे रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि हम ये खबर क्यों दे रहे हैं और हमारे से इसका क्या लेना देना है। अब इस फहरिस्त में सबसे पहले तो वही मैक्सिको है और उसका शहर है जी टिवाना, और दुनिया का मर्डर कैपिटल जी। ओ नहीं भाई, उसको मर्डर कैपिटल कहा जाता है और अमेरिकी सरहद के करीब कायम इस शहर में कत्ल की शरह जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अच्छा। फिर इसके बाद फिलिपाइन का शहर आता है। ओके। और क्या नाम है जी? लिगास्पी इस तरह का उसका नाम है। और एक जिंदा आतिशफिशां के करीब ये वाक़ई है और उसके हवाले से और इसको कंट्रोल भी उस तरह से नहीं किया जा सकता। तो गुज़िश्ता एक दिहाई में ये आतिशफिशां कई बार लावा उगल चुका है। फिर तीसरा शहर जो आता है वो यूक्रेन में वाक़ है और इसका नाम है प्रिपियट। ओके। और ये शहर जो है जिसको हम कहते हैं कि चेरनोबिल से चंद मील दूर है। चेरनोबिल जहाँ पे बड़ा जौहरी हादसा हुआ था, चेरनोबिल, बिल्कुल, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है, वो एक जरूर देखिएगा। मैं रेकमेंड बीच बीच में कर देता हूँ, आपको तो पता ये आपने बता दिया इसका ये चेरनोबिल जो है वो आप देखें कि कितना बड़ा हादसा था इस रिएक्टर में और किस तरीके से इसका हादसा होने की भी वही लोग वो कह रहे थे कि जी होने वाला है, देयर इज अ प्रॉब्लम, लेकिन कुछ वहाँ पर भी जो ऐसे बड़े लोग हुकाम बैठे हुए थे तो नहीं कुछ नहीं होगा। और वो उसके बाद जो वो हादसा हुआ है तो बस अल्लाह जो है वो बचाए सबको। अच्छा, और उसके बाद फिर कस्बे के तमाम 50,000 अफराद जो हैं उनको वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। फिर ये शहर अगले 20,000 साल तक रहने के काबिल नहीं है। और ख़तरनाक तरीन शहरों की फहरिस्त में अगला नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे जी, ये पाकिस्तान का शहर है लाहौर और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लग गया है। ये हमारी जी वजह शोहरत बन रही है दुनिया में। यहाँ के आबो हवा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार दी गई है। फिर इस फहरिस्त में अगला शहर अमरीका का है, ओक्लाहोमा। 4.25 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल ये शहर टॉर्नेडोज़ की वजह से जो है वो रहने के काबिल नहीं है। 1950 के बाद इस शहर को सालाना 24 तूफान अपनी लपेट में लेते आए हैं। अच्छा, इंडोनेशिया का शहर जकार्ता खतरनाक तरीन शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर है। आधा शहर सतह समंदर से नीचे है जिसकी वजह से यहाँ हर साल बड़े पैमाने पर सैलाब आते रहते हैं। अच्छा, और हर साल 5 से 10 जो है सेंटीमीटर ये समंदर में नीचे जा रहा है। अच्छा, इसके बाद जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो का नंबर आता है और ये शहर ऐसे खित्ते में वाक़ है जहाँ 450 के करीब आतिशफिशां मौजूद हैं और दुनिया में आने वाले ज़लज़लों में से 90% इसी खित्ते में आते हैं। और ख़तरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में आखिरी शहर जो है वो है टेरेसीना। वो तो ब्राज़ील का गर्म तरीन शहर है ना, बिल्कुल, वो भी गर्मी की वजह से जी। ज़बरदस्त जी, बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने दी। मैंने सोचा लोगों को बता दूं कि इन शहर का इंतखाब ना कीजिएगा अगर सोचना हो कि कहीं शिफ्टिंग करनी है, इसके अलावा दुनिया एक्सप्लोर करें। ठीक है जी, फिलहाल तो हमें शिफ्टिंग करनी है अपने प्रोग्राम से जी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे